शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो इसी के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं गाइस। और आज का लाइक का टारगेट है 300, काफी कम लाइक का टारगेट है। आप फटाक से लाइक का बटन हिट कर दीजिए। आप जब लाइक का बटन हिट करते हैं, टारगेट अचीव करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं जो यहां पर आपकी तैयारी करवा रहा हूं वो सही डायरेक्शन पे चल रही है, सफल हो रही है। तो लाइक का बटन हिट करके थोड़ा खुश कर दिया करो मुझे भी, राइट। और बाकी गाइस, खबरी पॉडकास्ट पे आप ऑडियो लेक्चर सुन सकते हैं। डेली ऑडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं खबरी पॉडकास्ट पे। नीचे डिस्क्रिप्शन पर खबरी पॉडकास्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, उसके थ्रू आप ऑडियो लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं 21 और 22 फरवरी 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लेक्चर की गाइस। ये लेक्चर स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं या स्टेट सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं। ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां पर मैं सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर करके आपको प्रोवाइड कराता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर आप रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करेंगे, लेक्चर्स के दौरान मैं आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देता हूं उसको आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे, तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा और आपको कहीं और से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी। और 100% गारंटी सिलेक्शन का आप प्रूफ नीचे डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रूफ आपको मिल जाएगा और यूपीपीसीएस का भी प्रूफ आपको मिल जाएगा बकायदा। ये प्रूफ जो है वो क्वेश्चन पेपर को दिखाकर मैं आपको प्रूफ देता हूं। मैं ऐसे ही फालतू बातें नहीं करता कि मैंने जो पढ़ाया उसके कारण से इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि गाइस बच्चों का जो सिलेक्शन होता है वो उनकी खुद की स्वयं की मेहनत के ऊपर होता है। मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कि मैं जो आपकी तैयारी करवा रहा हूं उनसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप बकायदा खुद आपके सामने प्रूफ है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले मैंने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बने, क्योंकि यहां पर सिर्फ वही टॉपिक्स मैं आपके कवर कराता हूं जो कि सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट होता है और उससे बाहर का और कुछ नहीं आएगा। अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे लेक्चर्स को तो सफिशिएंट है करंट अफेयर्स की पूरी फुल फ्लेज तैयारी। प्लस ना ही सिर्फ करंट अफेयर्स की बल्कि मैं जनरल स्टडीज के टॉपिक्स भी यहां पर कवर कराते हुए चलता हूं जो भी करंट अफेयर्स में आते हैं, राइट। तो देखो आज की जो टॉपिक्स अपन कवर करने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनो। पेपर 1 के अंदर हम लोग मजूली जोरहाट ब्रिज के बारे में बात करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे एक और पुल के बारे में, धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज के बारे में, पुल के बारे में बात करेंगे। फिर पेपर 2 से डिस्कस करेंगे नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज के बारे में। फिर डिस्कस करेंगे फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यानी कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो फेसबुक में न्यूज वगैरह को अब शेयर नहीं कर सकते। फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया न्यूज का एक्सेस ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा डिस्कस करेंगे तमिलनाडु गवर्नमेंट के एक कोटा डिसीजन के बारे में। केंद्र सरकार का कहना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि केंद्र सरकार का कोई भी रोल नहीं है तमिलनाडु गवर्नमेंट के कोटा डिसीजन पर, राइट। तो वो बेसिकली रिजर्वेशन के बारे में थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा जो केस चल रहा है कि पहली महिला जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है, तो वो मामले को थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, राइट। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है केरला के अंदर, तो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पेपर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे कि हैदराबाद को ग्लोबल ट्री सिटी का स्टेटस दर्जा जो है वो मिला है। इसके बाद महाबाहु ब्रह्मपुत्रा इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे। फिर ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स क्या होते हैं इसको डिस्कस करेंगे। एक्सटिंक्शन रेबिलियन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरे टॉपिक्स हैं आज के जो आज अपन कवर करने जा रहे हैं। और गाइस पीडीएफ पेड पैकेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको डेली जो लेक्चर्स आप सुनते हैं उसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, हैंड आउट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वीकली कंपाइलेशन आपको दिया जाता है रिवीजन के लिए पीडीएफ का, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। तो इसको आप जो है वो ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझे फेसबुक पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मेरा नाम है कमलाक्ष झा, फेसबुक पर इस नाम को सर्च कीजिएगा और मैं आपको मिल जाऊंगा। वहां पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा जो आपको पूछना है पेड पैकेज से रिलेटेड, या फिर 9713282838 ये मेरा नंबर है, सेव कर लीजिए अपने फोन में। याद रहे इस नंबर पर कॉल मत करना, बस एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू मुझे मैसेज करके आप कांटेक्ट कर लेना। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा, राइट। और बाकी अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो टेलीग्राम का अपना एक डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी और चैनल की भी लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पेपर 1 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइस स्टार्ट करेंगे पेपर 1 की पहली न्यूज से। तो बात कर रहे हैं हम लोग मजूली जोरहाट ब्रिज के बारे में। मजूली जोरहाट ब्रिज
काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रिज वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं कि ये फलाना ब्रिज जो है किस पर्टिकुलर नदी के ऊपर है, कहां से कहां तक का ये ब्रिज हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान में रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये पुल हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये पुल कनेक्ट करेगा निमाती घाट को कलमबाड़ी घाट से। निमाती घाट जो कि जोरहाट पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, और कलमबाड़ी घाट जो है वो मजूली पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और ये मजूली आइलैंड जो है उसको रेस्ट ऑफ द आसाम के साथ कनेक्ट करने के लिए ये ब्रिज हम लोग को देखने को मिल रहा है। इससे जो भी रिमोट एरियाज पर जो लोग रह रहे हैं उनको इस ब्रिज की मदद से हेल्थ, एजुकेशन और डे टू डे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की सर्विसेज जो है वो प्राप्त हो जाएंगी आसानी से। तो सिंपल सी चीज है, ये थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब ये जो ब्रिज की अपन बात करने जा रहे हैं इसका नाम है धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज। धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज नाम याद रखना है इसका बहुत अच्छे से, क्योंकि जब एक बार ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तो भारत का सबसे लंबा ब्रिज होने वाला है, भारत का सबसे लंबा पुल होने वाला है, इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज होने वाला है जब ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। और 19 किलोमीटर का 4 लेन ब्रिज है, 4 लेन ब्रिज ये हम लोग को 19 किलोमीटर का देखने को मिल रहा है। आसाम में धुबरी और मेघालय के अंदर फुलबाड़ी, तो इसको कनेक्ट करेगा, मतलब आसाम और मेघालय को कनेक्ट करने के लिए ये ब्रिज बताया जा रहा है। और आसाम और मेघालय को ये वेस्ट बंगाल के साथ कनेक्ट करेगा, यानी कि ये ब्रिज जो है वो वेस्ट बंगाल को आसाम मेघालय को वेस्ट बंगाल के साथ कनेक्ट करने के लिए ये ब्रिज हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और 2019 में इस ब्रिज का अप्रूवल किया गया था। इसमें जो लागत लग रही है इस ब्रिज को बनाने के लिए वो 4,997 करोड़ रुपीस लग रही है, राइट। और इसके अलावा नवंबर 2020 में इसके कार्य जो है वो एलोकेट कर दिए गए थे, कार्य आवंटित कर दिया गया था इसका। और इसके अलावा जैसे कि ब्रिज की बात करें तो ये ब्रिज नेशनल हाईवे 127B पर लोकेटेड है बताया जा रहा है। और श्रीरामपुर पर NH27 से ये ब्रिज शुरू होता है, जिसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से हम लोग जानते हैं। और फिर उसके बाद NH106 जो मेघालय के अंदर ये जाकर समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है नोंगस्टॉइन में। तो ये चीज यहां पर इस ब्रिज से रिलेटेड बताई जा रही है। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ ये 2 ही टॉपिक्स थे, अब अपन पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, राइट। बात करेंगे नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज के बारे में। नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज, तो जानते हैं चैलेंज के बारे में। तो इस चैलेंज को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके जानते हैं गाइस। तो ये सिटीज के लिए चैलेंज है, ये सिटीज के लिए चैलेंज है कि सिटीज को डेवलप करना है और इंप्लीमेंट करना है कुछ इस प्रकार के इनिशिएटिव, जिसके चलते सिटीज में रहने वाले जो छोटे बच्चे हैं, केयर गिवर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, देखभाल करने वाले जो लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं, और फैमिलीज हम लोग को देखने को मिलती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, राइट। तो उससे रिलेटेड है। तो बेसिकली स्मार्ट सिटीज को बनाने की यहां पर बात की जा रही है कि सिटीज के अंदर हर एक व्यवस्था हो जिसके चलते लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंप्रूव हो। तो उसको लेकर ये चैलेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज, ठीक है। तो ये स्मार्ट सिटीज को बनाने का चैलेंज हम लोग को नजर आ रहा है। और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है 25 सिटीज का नाम जो कि इस चैलेंज के लिए सेलेक्ट की गई हैं, और ये स्मार्ट सिटीज मिशन के अंदर ये चैलेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी चीज ये आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब गाइस फेसबुक से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। फेसबुक और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक इशू सामने हम लोग को नजर आया है, तो इसको समझते हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है कि फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया है ऑस्ट्रेलियंस को कि कोई भी न्यूज स्टोरीज फेसबुक प्लेटफॉर्म पर ऑस्ट्रेलियन शेयर नहीं कर सकते। जैसे कि हम अपने फेसबुक पर वेरियस न्यूज वगैरह की स्टोरी शेयर कर सकते हैं, कोई भी न्यूज वगैरह आती है तो हम लोग वो शेयर कर सकते हैं, राइट। जैसे कि द हिंदू से कोई न्यूज आई या इंडियन एक्सप्रेस की कोई न्यूज आई तो फेसबुक पर हम लोग अपने वॉल पर डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है ना। बट अब यहां पर बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन जो है वो ऐसी चीज नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते, तो उसके बारे में अपन समझते हैं। एक बड़ा मुद्दा हम लोग को सामने आया था, ये जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने अपने कंटेंट के लिए कंपनीज को पे करने के लिए कहा। एक्चुअली जो न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, जो ये कंपनीज वगैरह होती है, मीडिया कंपनीज, इन्होंने क्या कहा, ऑस्ट्रेलियन सरकार से कहा कि ये जो फेसबुक और गूगल और ये जो सोशल मीडिया कंपनीज वगैरह जो हैं, ये हमारे ओरिजिनल कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर लाकर ट्रैफिक क्रिएट करती हैं, राइट। तो इसीलिए इनको जो है वो लायबल किया जाए, यानी कि फेसबुक और गूगल में जो किसी मीडिया कंपनी का जो कंटेंट जो शेयर हो रहा है, तो उसके लिए इन मीडिया कंपनी को कुछ पैसे दिए जाएं, रेवेन्यू दिए जाएं इस प्रकार से शेयर करने के लिए, राइट। क्योंकि देखो, पूरी मेहनत करी मीडिया कंपनी ने, इनके मीडिया कंपनी ने अपने जर्नलिस्ट को रखा और अपने वेरियस लोगों को रखा,
मीडिया वगैरह को कलेक्ट करने के लिए, न्यूज को कलेक्ट करने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या होती है, इनका उतना रेवेन्यू हो नहीं पाता क्योंकि इनके द्वारा बनाई गई जो न्यूज वगैरह होती है वो पब्लिक के बीच में शेयर हो जाती है, राइट। आसानी से लोग बाग इसको शेयर कर देते हैं और सोशल मीडिया कंपनी में ये जो न्यूज वगैरह जो है वो पॉपअप होती रहती है, तो उसके कारण से इन सोशल मीडिया कंपनी का जो है वो ट्रैफिक क्रिएट होता है। तो अल्टीमेटली फायदा जो होता है वो सोशल मीडिया कंपनी का होता है और मीडिया कंपनी जो होती हैं जो एक्चुअल में कंटेंट क्रिएट करती हैं तो उनका फायदा नहीं होता है। तो इसी पर जो है वो वहां की ऑस्ट्रेलिया की न्यूज मीडिया कंपनीज ने, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने आवाज उठाई थी। इसी को लेकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम लोग को जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स देखने को मिलता है, प्रतिनिधि सभा जो हम लोग को देखने को मिलती है, उन्होंने एक कानून पास कर दिया। इस कानून के तहत फेसबुक और गूगल को ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारिता यानी कि ऑस्ट्रेलियन जर्नलिज्म के लिए उनको भुगतान करना होगा, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई थी कि मतलब फेसबुक और गूगल जो है जो अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए इस प्रकार का न्यूज का उपयोग करते हैं या फिर न्यूज के कारण उनके प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक जो बढ़ जाता है, तो इसके लिए उन्हें जो है वो समझौता करना पड़ेगा मीडिया कंपनी के साथ और उनको कुछ रेवेन्यू देना पड़ेगा, तभी जाकर अलाउ किया जाएगा कि ये मीडिया कंपनीज के जो कंटेंट है वो फेसबुक पर शेयर हो सकते हैं कि नहीं, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और अगर फेसबुक या गूगल के अंदर बिना एग्रीमेंट के, बिना मीडिया कंपनी के एग्रीमेंट के अगर उनकी न्यूज या उनका कंटेंट शेयर हो रहा है, तो फेसबुक या गूगल को या जो भी प्लेटफॉर्म इस प्रकार से कंटेंट को शेयर कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको जो है वो मीडिया कंपनी को भुगतान भरना होगा। तो इसको लेकर ये पूरा टॉपिक था, ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में आप लोग को एक जनरल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब गाइस स्टेट के आरक्षण को लेकर ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे कि राज्य के अंदर भी अलग अलग आरक्षण हम लोग को देखने को मिलते हैं, रिजर्वेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट कि राज्य वगैरह जो होती हैं, स्टेट्स वगैरह जो होती हैं वो अपने अकॉर्डिंग रिजर्वेशन वगैरह सेटअप करती हैं। तो इसी पर ही ये पूरा टॉपिक है, तो इस पर डिटेल में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो बताया जा रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के तहत नौकरियां और स्कूल कॉलेज में प्रवेश करने हेतु जो अलग अलग जो जातियां या कम्युनिटीज वगैरह जो होती है ना, समुदाय वगैरह जो होते हैं, उनके लिए वो स्टेट आरक्षण प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि स्टेट बोलते हैं कि ये फलाना कम्युनिटी को या ये फलाना बेसिकली कास्ट वगैरह को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस प्रकार की पॉलिसी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इंडिविजुअल लेवल पर लेकर आती है, राइट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट की ये सब जो पॉलिसीज होती हैं उस संबंध में बताया गया है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा दिए गए जो निर्णय वगैरह जो होते हैं उसमें केंद्र का, सेंटर का कोई रोल नहीं है, सेंटर की कोई भी उसमें भूमिकाएं नहीं है, राइट। तो इसी पर ही बात करते हैं कि पूरा इशू क्या था। तो कुछ समय पहले बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के अंदर 69% आरक्षण का क्लॉज हम लोग को देखने को मिला था, 69% आरक्षण का। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन द सर्विसेज अंडर स्टेट एक्ट 1993। इस पर्टिकुलर कानून के तहत तमिलनाडु के अंदर हमें देखने को मिला था कि 69% रिजर्वेशन का, आरक्षण का जो है वो क्लॉज था, राइट। कि तमिलनाडु में रहने वाले जो पिछड़ा वर्ग जो है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। तो उनके लिए कहा गया था कि उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या फिर जॉब्स वगैरह में उनको 69% का रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसी पर ही एक पेटिशन सामने आई थी, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज करने के लिए पेटिशन हम लोग को देखने को मिली थी कि ये इस प्रकार का जो क्लॉज है वो ठीक नहीं है, 69% रिजर्वेशन वाला क्लॉज, राइट। तो इस पर ही पूरा मुद्दा हम लोग को देखने को मिला। पेटिशनर ने तर्क दिया था, पेटिशनर का कहना यह था कि तमिलनाडु विधायिका द्वारा अपनी कार्य क्षमताओं के बाहर कार्य किया जा रहा है। तो कैसे बाहर कार्य किया जा रहा है, तो देखो यहां पर बताया जा रहा है कि रिजर्वेशन में 50% से ज्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए, कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं देना है, राइट। और ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जो एक हम लोग को इंदिरा साहनी केस देखने को मिला था, इंदिरा साहनी केस जिसमें 9 जजेस की बेंच थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसमें यह लिमिट सेट कर दी गई थी कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन जो है वो नहीं प्रोवाइड कराना है। ये वाली बात याद रखना, राइट। इंदिरा साहनी केस थोड़ा सा याद रखना कि इंदिरा साहनी मामले में 50% से अधिक जो है वो रिजर्वेशन देने पर रोक लगाई गई थी, राइट। और ये चीज हमें देखने को मिली। तो पेटिशनर ने यही कहा कि 50% से ऊपर जो है वो रोक लगाने की बात की जा रही है और यहां पे तो 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु के अंदर दिया जा रहा है। तो इसी चीज को जो है वो पेटिशनर के द्वारा चैलेंज किया गया था, राइट। और केंद्र का इसमें क्या पक्ष हम लोग को, स्टैंड हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि कोई भी कास्ट या कोई भी कम्युनिटी जो स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो स्टेट उनको क्लासिफाई करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है।
कि वो राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि कौन सी कम्युनिटी या कौन सी पर्टिकुलर कास्ट वगैरह, स्टेट लिस्ट जो होती है ना SEBC की, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की जो स्टेट लिस्ट होती है, तो उसका पूरा फैसला जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट के मैटर्स पे किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और केंद्र ने रेफर किया कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 को, जिसमें बताया गया है पूरी प्रोसीजर कि किस प्रकार से कास्ट और कम्युनिटीज को इंक्लूड किया जा सकता है या एक्सक्लूड किया जा सकता है, राइट। स्टेट लिस्ट के अंदर SEBC की और सेंट्रल लिस्ट की भी यहां पर बात की गई थी कि इस कानून के अंदर मेंशन था कि किस प्रकार से स्टेट जो है वो अपनी सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के अंदर कम्युनिटीज को या फिर कास्ट वगैरह को इंक्लूड करेगी और सेंटर जो है वो किस प्रकार से इंक्लूड करेगी, तो इसके बारे में यहां पर बताया हुआ था। और यहां पर यह चीज मेंशन थी कि ये आइडेंटिफाई करने की पावर स्पेसिफिक SEBC के लिए ये पार्लियामेंट के पास तभी होगी जब सेंट्रल लिस्ट का मामला होगा। मतलब कि सेंट्रल लिस्ट जो है उसमें हस्तक्षेप करने की जो पावर है वो सिर्फ सेंटर के पास है, बट स्टेट लिस्ट में हस्तक्षेप करने की पावर जो है वो सेंटर के पास नहीं है। ये बकायदा इस 102nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये चीज मेंशन हम लोग को देखने को मिली थी, राइट। और न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल 342A जो है 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 का, इसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को स्टेट के अंदर जब एक बार गवर्नर से कंसल्ट कर लिया जाता है तब, राइट। तो ये वही चीज है जिस प्रकार से बिल पास होता है ना, बिल पास होता है किसी स्टेट के अंदर, फिर बिल जो जाता है वो गवर्नर के पास जाता है एसेंट के लिए, राइट। तो यहां पर यही वाली बात बताई जा रही है कि जब भी स्टेट लिस्ट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर जाति को, कम्युनिटी को अगर शामिल करना है रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने के लिए, तो क्या होगा, राज्य सरकार जो है वो गवर्नर से जो है वो मांगेगी परमिशन, और उसी के बाद जो है वो ऐड किया जा सकता है। और गवर्नर जो है वो किनके साथ कंसल्ट करेंगे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करेंगे, और उसके बाद फिर ये जो है वो अलाउ करने की बात की जाती है। बट अगर इस चीज को आप टेक्निकली समझो, ये बात तो यहां पर लाइन पे लिखी हुई है, बट टेक्निकली इस चीज को आप समझो तो आपके दिमाग में जो अंडरस्टैंडिंग मैं अभी डेवलप करूंगा उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये वाली जो बात कही गई है इसके अंदर, जो इसमें आर्टिकल 342A जो ऐड किया गया था, इसमें क्लियरली पावर जो दी गई है वो केंद्र के पास दी गई है। तो इनडायरेक्टली पावर तो अल्टीमेटली केंद्र के हाथों में ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में ही है। कैसे है, तो यहां पर बात की जा रही है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे कि स्टेट के अंदर कौन से जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होंगे, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट आइडेंटिफाई करेंगे। बट आपको पता है कि आपने पढ़ा हुआ है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस कौन करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट के। तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट ही बोलती है ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कि क्या उनको किस प्रकार से एक्ट करना है, किस प्रकार से कार्य करना है, और उसके बाद फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आर्टिकल 342A के तहत पावर जो है वो केंद्र के पास तो है ही है, बट अभी केंद्र बोल रही है कि उनके पास पावर नहीं है, बट इनडायरेक्टली पावर तो है। ये चीज कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने की आप लोगों के पास होनी चाहिए, राइट। कि कहीं ना कहीं से इस प्रकार से अगर घुमा फिरा के चीज आपसे पूछ ली जाए तो यू शुड बी एबल टू आंसर, राइट। गाइस, बात हो रही है शबनम मामले की। तो शबनम के बारे में आप लोग जानते होंगे इस केस के बारे में कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार किसी महिला को फांसी की सजा सुनाई जा रही है, राइट। फर्स्ट टाइम ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि किसी महिला को फांसी की सजा हो रही है इंडिया के अंदर। और शबनम इनका नाम है, और अपने परिवार के 7 सदस्यों की कुल्हाड़ी मारकर इन्होंने बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसमें बताया गया है कि इस पूरे मामले में एक छोटा सा बच्चा भी था, मात्र उसकी उम्र जो थी 10 महीने की थी मात्र, उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी थी इन्होंने। तो बहुत ही बुरा केस ये हम लोग को देखने को मिल रहा था, और इस केस में महिला को जो है वो फांसी की सजा हुई है, राइट। फांसी कब होगी तो इस पर ऐसा कोई डेट नहीं आई है अभी तक, तो राइट। बट ये जो पूरा केस है इसके बारे में मुझे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर पूरे केस स्टडी के बारे में बता दो। हालांकि क्या होता है, इस प्रकार के जो केसेस होते हैं गाइस इंपॉर्टेंट नहीं होते एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ऐसे केसेस में 2-3 बातें बस आप लोग को ध्यान में रखनी होती है, बस। उससे ज्यादा एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में ऐसा कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती। बट फिर भी कुछ स्टूडेंट ने बोला मुझे, तो मैंने इस पर एक जो है वो लेक्चर ऑलरेडी दे दिया है। आप YouTube का जो अपना चैनल है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, इस चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। शबनम का टॉपिक जो है वो मैंने कवर कराया हुआ है, इस केस के बारे में डिटेल में डिस्कस कराया हुआ है, तो आप जाकर देख लीजिएगा अगर जिनको देखना है। तो वैसा एज इंपॉर्टेंट नहीं है, काम की क्या क्या चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए वो मैं सिंपल सी चीज बता दूं। तो ये तो एक चीज तो आपको याद रखना ही है कि इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार किसी महिला को फांसी की सजा हुई है। दूसरी चीज ये आपको याद रखना है कि इंडिया के अंदर सिर्फ एक लौता ऐसा जेल है जहां पर महिला को लटकाया जाता है, फांसी की सजा होती है जहां पर, और वो है मथुरा का। तो मथुरा जेल एक लौता ऐसा जेल हमारे इंडिया के अंदर है जहां पर
महिला अपराधी को फांसी देने के प्रावधान हम लोग को देखने को मिलते हैं। सिर्फ महिला को जो फांसी होगी वो मथुरा जेल में ही होगी, राइट। तो यह चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इसके अंदर। और इसके अलावा यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट की जो मर्सी पिटीशन जो होती है ना, मर्सी पिटीशन या फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट की कौन सी पावर्स होती हैं, उनको आपको एक बार पढ़ना है। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट की पावर के बारे में और गवर्नर की पावर के बारे में आपको अच्छे से कवर करके चलना है। लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी से आप पढ़ सकते हैं, या फिर प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी ये वाले टॉपिक्स भी आपके कवर कराए हुए हैं। तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना सा आपको देखना है, उससे ज्यादा और कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो वो केस स्टडी को सुनने में, तो आप सुन सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर लेक्चर जो है वो बना दिया है, ठीक है, आप लोगों के लिए। अब आगे की बात करते हैं। केरला के अंदर बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हम लोग को केरला के अंदर देखने को मिला है। 320 केवी तमिलनाडु केरला पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट ये हमें देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में एक जगह है पुगलुर, और केरल में त्रिशूर। तो पुगलुर त्रिशूर बिजली पारेषण परियोजना पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, तो ये इसका उद्घाटन हुआ है। और इंडिया का पहला हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट प्रोजेक्ट है। और बताया जा रहा है कि 2000 मेगावाट का पावर जो है वेस्टर्न रीजन से ये ट्रांसफर करेगा केरला में, और इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। केरला के लोड में ग्रोथ आ जाएगा, यानी कि केरला का जो लोड है, पावर लोड, तो वो बढ़ जाएगा इससे, इस चीज से। और इसमें केरला के अंदर जो पावर पर काफी ज्यादा मदद मिलेगी, राइट। और बताया जा रहा है कि इसमें इंश्योर किया जा रहा है कि 35 से 40% कम लैंड फुटप्रिंट यहां पर देखने को मिलेगा, एज कंपेयर टू जो जनरली हम लोग को हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट प्रोजेक्ट जो होते हैं वो काफी बड़े लैंड पर हम लोग को देखने को मिलते हैं। बट ये 35 से 40% कम लैंड फुटप्रिंट पर मौजूद हम लोग को देखने को मिलेगा। और इसके अलावा 50 मेगावाट का कसारगौड़ सोलार प्रोजेक्ट ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। कसारगौड़ सौर ऊर्जा परियोजना ये हमें देखने को मिल रही है, और ये नेशनल सोलर एनर्जी मिशन के तहत इसको डेवलप किया गया है। तो ये वाली चीज भी बस आप लोग को एक ध्यान में रखनी है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो लाया गया है, सेटअप किया गया है। इसका काम क्या होगा, तो ये तिरुवनंतपुरम के अंदर जो नगर निगम, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम लोग को देखने को मिलता है, उसके लिए स्मार्ट समाधान, स्मार्ट सोल्यूशन को होस्ट करने के लिए इसको लाया गया है, राइट। और ये किस चीज में मदद करेगा, तो ये एक कॉमन पॉइंट ऑफ एक्शन के तौर पर मदद करेगा। जब भी कोई आपातकालीन स्थिति बनती है, इमरजेंसी सिचुएशन बनती है, तो उस समय सभी लोग, क्योंकि कॉमन पॉइंट ऑफ एक्शन है, तो उस समय सभी, जैसे कि पुलिस हो गया, सिविल सप्लाईज हो गई, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, फायर फाइटिंग वगैरह हो गई, तो ये सब एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो है वो कार्य कर सके किसी भी पर्टिकुलर इमरजेंसी सिचुएशन में। इसलिए ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ये लाया गया है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा स्मार्ट रोड्स प्रोजेक्ट भी तिरुवनंतपुरम में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है 37 किलोमीटर का जो एग्जिस्टिंग रोड है उसको वर्ल्ड क्लास स्मार्ट रोड के तौर पर कन्वर्ट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। 37 किलोमीटर के रोड को वर्ल्ड क्लास रोड के तौर पर जो है वो तैयार किया जा रहा है, वर्ल्ड क्लास स्मार्ट रोड्स के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इन रोड पे सभी प्रकार की फैसिलिटीज वगैरह हम लोग को देखने को मिलेगी, हर प्रकार की फैसिलिटीज होंगी, जिससे कि वाहन वगैरह जो है, व्हीकल्स वगैरह जो है वो सीमलेसली, स्मूथली जो है वो चलें, और किसी प्रकार की जो मतलब लोग हैं उनको परेशानी ना हो रोड्स वगैरह में भी। और यहां पर बताया जा रहा है काफी सारे फीचर्स होंगे, जैसे कि सेफ पाथवेज यहां पर होगा, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स यहां पर मौजूद होगा, जैसे कि पानी वगैरह भरेगा नहीं, राइट। पानी की नालियां वगैरह हम लोग को देखने को मिलेगी, कभी भी तूफान वगैरह आता है तो एकदम से चोक वगैरह नहीं होगा रोड वगैरह, राइट। इसके अलावा अंडरग्राउंड डक्ट्स वगैरह, वही नाली की जो अपन ने बात करी। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल्स के लिए भी और कम्युनिकेशन लाइंस के लिए भी अंडरग्राउंड जो डक्ट जो है वो तैयार किए गए हैं। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार के प्रोजेक्ट जो है वो लाए गए हैं। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये भी लाया गया है अरुविकारा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाया गया है, और ये अमृत मिशन के तहत बिल्ड किया जा रहा है। और ये बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को बूस्ट करेगा तिरुवनंतपुरम में। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को मिले हैं जो कि केरला के अंदर अभी रिसेंटली इन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है, जिसके बारे में आप लोग को एक जनरल सी जानकारी होनी चाहिए। अब बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता। इसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करने जा रहे हैं। यह समझौता किसके बीच में हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है इंडिया और मॉरिशस के बीच में यह समझौता हमें देखने को मिला, और यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है, CECPA को, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट को, जो कि इंडिया और मॉरिशस के बीच में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, फटाक से खड़े होइए और आपके स्टडी टेबल के सामने जो आपने बड़ा सा वर्ल्ड मैप चिपका के रखा हुआ है,
लगा के रखा हुआ है, और नहीं लगा के रखा तो लगा के रखना ही है। हमेशा बोलता हूं थोड़ी बात तो मान लिया करो, लाइक भले ही नहीं करते हो आप लोग लेक्चर को, बट बात जरूर माना करो, राइट। भले ही लाइक मत करो यार, छोड़ो, अब मैं क्या बोलूं आपसे, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट देखते हैं बट फिर भी लाइक करने की आपकी इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। मैं तो पढ़ा रहा हूं और मैं पढ़ाता रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। आप किसी भी तरीके से, आपको जो ईमानदारी से जो मैं सेवा प्रोवाइड करा रहा हूं मैं कराता रहूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। क्योंकि मेरे काफी सारे जो स्टूडेंट है जो लाइक करते हैं, क्योंकि मैं उनको पढ़ा रहा हूं कि वो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। जो लाइक नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आप शायद बहुत ज्यादा बिजी हो गए, आपके पास टाइम नहीं होगा एकदम लाइक करने का, मैं समझ सकता हूं, कोई बात नहीं, आप अपनी पढ़ाई पे लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वर्ल्ड मैप के सामने जाओ आप अपने, और मॉरिशियस कंट्री कहां पर है उस पर उंगली रख के आओ। अब देखिए इस एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो इंडिया मॉरिशियस सीईसीपीए जो है, ये पहला ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है इंडिया और किसी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ। इंडिया और किसी अफ्रीकी देश के साथ पहली बार ये व्यापार समझौता हम लोग को देखने को मिल रहा है, पहला ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये लिमिटेड एग्रीमेंट, सीमित समझौते के तौर पर है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो ट्रेड कवर किया जा रहा है वो सामानों में किया जा रहा है। रूल्स ऑफ ओरिजिन का ट्रेड हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसमें शामिल होगी ये सब चीजें। रूल्स ऑफ ओरिजिन, रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब आपको पता होगा इसकी, जहां से सामान बनता है, जहां से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसका जो प्रोडक्शन जहां से होता है, तो उस जगह का नाम जो है वो इस प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए। वो इसलिए ये वाली चीज की जा रही है, रूल्स ऑफ ओरिजिन का क्लॉज हमने इसलिए रखा है क्योंकि चाइना बहुत शाना है। चाइना क्या करता है, अपने सामान को दूसरी कंट्री भेज देता है और दूसरी कंट्री से इंडिया के अंदर या दूसरी कंट्रीज के अंदर जो है वो सामान का सप्लाई करवाता है, जैसे कि चाइना का नाम जो है वो ना है, बट अल्टीमेटली फायदा तो चाइना का ही हो रहा है ना इस प्रकार से। तो ये ऐसी हरकत चाइना की पहले देखी है हमने, और अपन ने पहले डिस्कस भी किया था जब आसियान ट्रेड के बारे में, जब अपन डिस्कस कर रहे थे, तो आपको शायद याद आ रहा होगा, तो उस समय अपन ने ये रूल्स ऑफ ओरिजिन के बारे में डिटेल में कवर किया था। तो यही वाली हरकत जो है, इस प्रकार की और भी काफी सारी कंट्रीज ऐसी हरकत करती है, तो उसको रोकने के लिए ये रूल्स ऑफ ओरिजिन यहां पर रखा गया कि किस कंट्री का माल है, किस कंट्री का सामान है, कहां पर ये बना है, वो एग्जैक्टली सामान के ऊपर लिखा होना चाहिए, राइट। तो ये चीज है। और ट्रेड इन सर्विसेज, सर्विसेज पर भी ट्रेड होगा। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, राइट, जो भी टेक्निकल बैरियर जो है वो ट्रेड में हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो भी चीज इसमें कवर हो रही है। सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स इसमें रखे गए हैं, राइट। इसके अलावा डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम भी यहां पर मौजूद है, कहीं पर भी कुछ विवाद वगैरह होता है तो उसको निपटाने के लिए विवाद निपटान प्रक्रिया भी हम लोग को इसमें देखने को मिल रही है, प्रोसेस वगैरह भी इसमें मौजूद शामिल किया गया है। मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्संस, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, कस्टम प्रोसीजर एंड कॉपरेशन, और भी दूसरे एरियाज में ये ट्रेड का एग्रीमेंट इंडिया और मॉरिशस के बीच में हमें देखने को मिल रहा है, राइट। और सीईसीपीए ये जो एग्रीमेंट है ये प्रोवाइड कराएगा एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, दोनों देश के बीच व्यापार को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, संस्थागत तंत्र भी हम लोग को देखने को मिलेगा। यानी कि एक इंस्टीट्यूशन, एक बॉडी जो है वो तैयार की जाएगी, जो कि जिसका मेनली सिर्फ काम होगा दोनों के बीच में, इंडिया और मॉरिशस के बीच में ट्रेड प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी ये जांच करेगी बस। अब देखिएगा, इस दोनों साइड्स ने, यानी कि इंडिया और मॉरिशस ने यह भी एग्री किया है कि ये मिलकर ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म, स्वचालित ट्रिगर सुरक्षा तंत्र, इस पर ये 2 साल के अंदर अंदर जो है वो बातचीत करेंगे, राइट। इस पर भी ये काम करेंगे। अब सवाल ये उठता है, ये एटीएसएम जो है वो है क्या? ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म, एटीएसएम, ये है क्या? आसान भाषा में इसको आप समझो। मैंने भी आपको रूल्स ऑफ ओरिजिन के बारे में समझाया था अभी, कि चाइना की हरकत क्या होती है। चाइना को, जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, चाइना को इंडिया के अंदर माल भेजना है, राइट, क्योंकि डंप भी करती है ना। चाइना की हरकतें बहुत इस प्रकार की होती है, और इंटरनेशनली काफी सारी कंट्रीज क्या करती है, कुछ तौर तरीके अपनाती है, जिसके चलते सामने वाली जो दूसरी कंट्री जो होती है उसका मार्केट तबाह हो जाए। अब कैसे मार्केट तबाह करते हैं, इनकी साजिश क्या होती है इंटरनेशनली, तो उसको आप समझो ध्यान से, तो आपको बहुत सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएगी। तो देखो, आप सभी लोग इस बारे में तो बिल्कुल जानते ही हैं कि चाइना के माल जो है वो सस्ते होते हैं। चाइना के माल ऐसे होते हैं कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, राइट। तो आपको पता ही है ना कि चले तो चांद तक, यानी कि लंबा चलेगा चलने को तो, और अगर नहीं चला तो शाम तक भी नहीं चलेगा, खरीद के ले आओगे तो। बहुत चीप उसके सामान होते हैं। अब इंडिया के अंदर एक कंपनी है, उसने एक मोबाइल बनाया, उसकी कीमत रखी 5,000 रुपए। चाइना से मोबाइल हमारी कंट्री के अंदर आया, और इंडिया ने जो मोबाइल बनाया, ये डब्बा मोबाइल था, कीपैड वाला मोबाइल था ये, राइट। वो जो नोकिया वाले मोबाइल होता है ना, फेंक के मार दो किसी को तो सर फट जाए किसी का, तो उस टाइप का ये मोबाइल था जो हमने बनाया। अब चाइना लेकर आया वो ढिंचाक ढिंचाक वाले मोबाइल, राइट। बड़े बड़े से मोबाइल, स्क्रीन बड़ी, एकदम ढिंचक ढिंचक आवाज करते हैं। कहीं पर उसकी, जैसे आपने देखा होगा कई बार ट्रेन वगैरह में गलती से आप बैठ गए होगे,
मतलब कहीं ऐसी जगह पर जहां पर स्टूडेंट्स वगैरह जा रहे हो, तो आपने देखा होगा परेशान हो जाते हैं, रात भर वो डिंचक डिंचक बजाते रहते हैं। मैं तो कई बार हुआ, गुस्सा आ जाती थी कई बार तो कि क्या करें, बट फिर क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। इतने सारे बच्चे होते हैं, पता लगे पीट पाट दिया बोलने में, तो फिर क्या कर जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने, तो इसलिए बोलना ही बेकार होता है। और बोले वहीं पर जहां पे लगे कि यार मतलब है ठीक ठाक है, समझदार लोग समझ जाएंगे। अब अगर पता लगे वो उस चीज को अपने ईगो पे लिया है कि भाई हमें कैसे बोल रहा है बंद करने के लिए, हम भी तो ट्रैवल करना है, हमने भी तो पैसा दिया है सीट का ट्रैवल करने के लिए। मैंने कहा छोड़ो भाई, रहने दो, क्यों बोले भाई, कोई फालतू लड़ाई झगड़ा कर दे, क्या मतलब। तो दूर ही रहता हूं मैं तो इन सब चीजों से, क्योंकि मतलब नहीं है ना यार, फालतू में अपने आप को कहीं पर क्यों फंसाओ। बट हाँ, जहां पर गलत होता है वहां पर फिर सुनना भी नहीं है, राइट। ये तो मैंने अभी आपको ऐसे ही बोल दिया, बट मैं थोड़ा सा उस मामले में बहुत ही उस अजीब टाइप का हूं, क्योंकि मुझे अगर जहां पर भी कुछ चीज गलत लगती है वहां पर मैं खड़ा अड़ जाता हूं। और मेरा, आप अगर ट्विटर चेक करोगे तो कई बार ट्रेन में मैंने बहुत बार हरकतें पटकी है, और मिनिस्ट्री को भी लिख देता था मैं फोटो वोटो खींच के कि देखो ये सब क्या चल रहा है तमाशा। एक बार ऐसी हुआ था, अटेंडर जो था वो पी पा के आ गया था, बड़ा जो है वो डिस्टर्ब कर रहा था, तो उसकी मैंने फोटो खींच ली थी उसी के सामने। मैंने ले बेटा, मैंने बता तेरा नाम क्या है, फोटो खींची। तो उसने कोशिश करी थी हरकत करने की रात वगैरह में, तो उसको कायदे में साइड में ले जाके पकड़ के, अब आप समझदार हो, समझा दिया था बहुत अच्छे से कि मैंने कहा बेटा यहां पे मत अटकना, यहां पे अटकोगे तो गलती कर दोगे बहुत बड़ी। चलो एनीवेज, वो तो एक अलग बात है। तो मैं आपको चाइना की बात बता रहा था कि चाइना में हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है कि चाइना हरकत क्या भटकता है। जैसे कि इंडिया के अंदर एक फोन 5,000 का बिक रहा है, चाइना अपने मस्त वाले फोन जो है वो यहां पर भेज देगा इंडिया के अंदर, और वो कितने में, 3,000 2,000 में। अब कंज्यूमर जो है, जो सामान खरीदेंगे, वो 5,000 का मोबाइल, डब्बा मोबाइल खरीदेंगे या 2,000 का मोबाइल खरीदेंगे। अब कुछ समझदार होंगे जो 5,000 का खरीद लेंगे, राइट। बट कुछ लोग होंगे जिनको फैसिलिटी चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं कि किस कंट्री से आ रहा है किस कंट्री से नहीं आ रहा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर एक इंसान को तो अपना फायदा देखने को मिलता है, और उसको जो बेस्ट चीज मिलती है मार्केट में वो चीज परचेस कर लेते हैं। तो अब क्या हो रहा है, 2,000 का सामान चाइना का लोग खरीद रहे हैं, इससे क्या हुआ, इंडिया की इंडस्ट्री का सामान नहीं खरीद रहे हैं, इंडिया की इंडस्ट्री बंद। अब इंडिया की इंडस्ट्री बंद हुई तो उससे नुकसान किसका हुआ, इंडस्ट्री वाले का तो हुआ ही हुआ नुकसान, बल्कि उस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए, और हमारी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उस पर भी इंपैक्ट पड़ा। तो आप खेल समझ रहे हो कितना खतरनाक खेल होता है ये। तो अब क्या हो रहा है, अब चाइना को पता है कि भाई इंडिया को पता है चाइना का क्या खेल है, तो चाइना क्या हरकत कर रही है, अब उन कंट्रीज पे अपना सामान भेज रही है जिन कंट्री के साथ इंडिया की डील होती है। अब चाइना का सामान एक्स कंट्री में चला गया, एक्स कंट्री से सामान जो है वो इंडिया के अंदर आ गया, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चाइना का ही सामान इंडिया के अंदर आ रहा है। तो ये जो ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म जो होता है, ये किस पर काम करता है, ये चेक करता है कि कहीं एकदम से ट्रिगर तो नहीं हो गया, यानी कि एकदम से ट्रेड ट्रिगर तो नहीं हो रहा, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट किया, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि इंडिया के अंदर भर भर के माल जो है वो भेजा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की ट्रेड डील्स वगैरह होती है उसमें कस्टम ड्यूटीज कम लगाई जाती हैं, और भर भर के जब इंडिया के अंदर सामान भेजा जाएगा तो हमारी इंडिया की जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज वगैरह है, इंडिया की कंपनीज वगैरह है, उनको तो नुकसान होने लगेगा ना, उनको तो घाटा होने लगेगा, इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार में आ जाएगी, और हमें तो अपने जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको प्रोटेक्ट करते हुए चलना है। दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग घाटे में चले आए, है कि नहीं। तो ये वाली चीज है, तो इस पर जो है वो हम लोग ये ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म जो है इस पर 2 सालों के अंदर अंदर बात करेंगे। तो होपफुली आपको ये वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, काफी सारे टर्म्स के बारे में अपने डिस्कस किया, तो ये सब चीजें याद रखने वाली बातें और कॉन्सेप्ट समझने वाली बातें। काफी सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट है जो मुझे बोलते हैं कि सर आपकी सिर्फ मैगजीन पढ़ लेंगे या फिर आप जो हैंडआउट देते हो पेड पैकेज के अंदर वो पढ़ लेंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। पहले समझो, आप पहले कॉन्सेप्ट को समझो। इसलिए बोलता हूं कि रोज लेक्चर देखो, रेगुलरली लेक्चर को आपको सुनना है, जो चीज मैं यहां पर आपको बता रहा हूं उसको फॉलो करना है, और उसके बाद रात में सोने से पहले हैंडआउट्स पढ़ लेना। तो आपको पूरा जो है वो जो भी चीज आप पढ़ोगे, और हैंडआउट पढ़ते पढ़ते सिर्फ रीड नहीं करना है आपको। नहीं तो स्टूडेंट बोलते कि सर हमने रीड कर लिया पूरा A to Z। अरे रीड मत करो, जो मैंने आपको पढ़ाया है सुबह लेक्चर में, जो आपने सुना है उसको रात में सोने से पहले वो टॉपिक को ओपन करो। जैसे कि ये CECPA का टॉपिक आ गया, अब आपने उस टॉपिक को देखा, फिर आंख बंद करके रिकॉल करो मैंने क्या क्या चीजें आपको समझाई थी, बताई थी। अपने आप से बोलने की कोशिश करो बिना देखे कि यार ये चीज थी इसके अंदर, फिर एकदम से देखो कि आपने सही बोला कि नहीं बोला, और क्या चीज आपने छोड़ दी उसको देखो। तो ये मेमोराइजिंग वाली ट्रिक्स है। इसलिए फिर मुझे स्टूडेंट बोलते हैं, अभी मुझे एक बच्ची ने लिखा था, अभी एक आध दिन पहले की बात है, एक बच्ची ने लिखा था कि सर आप पढ़ाते हो तो अच्छा लगता है, फिर बाद में हम भूल जाते हैं। भूलते इसलिए क्योंकि आप उसको सिर्फ रीड कर रहे हो। बेटा सिर्फ रीड नहीं करना है, उसको आपको आंख बंद करके मेमोराइज करना है कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो आपको याद है कि नहीं, आपके जहन में घुसा है कि नहीं, दिमाग में घुसा है कि नहीं, है ना, उसको याद करना है। तो इस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है आप लोगों को। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
गाइज आगे बढ़ने से पहले कुछ कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सीसेट का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। सीसेट की पूरी तैयारी यहां पर इस कोर्स में आपको करवाई जा रही है। इसकी फीस मात्र 999 रुपए है। इसकी 3 डेमो क्लास भी आपको फ्री में प्रोवाइड की गई है। हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है, जहां पर आपको पूरी फुल फ्लैश तैयारी हिस्ट्री की करवाई जा रही है। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरी तरह से आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी। और ये अगर आप कोर्स ले लेते हैं तो ये मान के चलो, हिस्ट्री के इस कोर्स में हिस्ट्री सेक्शन के अंदर ये मान के चलिए कि आप कोई भी सवाल जो है वो छोड़कर नहीं आएंगे। पूरी फुल फ्लेज आपकी तैयारी करवाई जा रही है। इस कोर्स को आप अगर अवेल कर लेते हैं तो सफिशिएंट है, पूरी अच्छे से आपको मेडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वो भी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आपको इसकी तैयारी करवाई जा रही है। और आप इसका डेमो अगर आपको चाहिए तो डेमो के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। याद रहे, नंबर पर कॉल बस मत करना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नंबर 9713282838। इस पर एसएमएस, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू मैसेज कर लेना, मैं आपको इसके डेमो दे दूंगा। ठीक है, उसकी फीस भी काफी कम है, 1449 रुपीज हिस्ट्री के कोर्स की फीस है, बहुत ही कम। और मैं आपको गारंटी देता हूं इससे कम में जो क्वालिटी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, वो क्वालिटी अगर आप मुझे बता देते हो तो ये कोर्स मैं आपको फ्री में दे दूंगा। राइट, 1449 मात्र रुपए इसकी फीस रखी गई है। लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक में, डायरेक्टली आप सर से बात करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो पूरी अच्छे से आपकी तैयारी करवाई जा रही है यहां पर। और जो भी स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपका हिस्ट्री अच्छा नहीं है और अगर आप अपने हिस्ट्री को और अच्छा करना चाहते हैं तो ये कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा, हाईली रिकमेंडेड। और सीसेट का कोर्स वो स्टूडेंट ज्वाइन कीजिएगा जिनका मैथ्स और रीजनिंग वीक है। अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग वीक है, या फिर आप 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आप अगर सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लेकर आ पा रहे हो, तो फिर आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप सीसेट को आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। दैट इज 100% गारंटी श्योर्ड। क्योंकि यहां पर भी आपको सेम उसी पैटर्न पे तैयारी करवाई जा रही है कि आपको जब तक सर पढ़ाएंगे, जब तक आपसे कोई क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली बन नहीं जाता, आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तुरंत आप पूछिए, आपका डाउट रिजॉल्व किया जाएगा। पर्सनल अटेंशन यहां पर क्लासेस में आपको दिया जा रहा है। और मात्र 999 फी है। और अगेन चैलेंज के साथ कहता हूं, इससे कम में कहीं और आपको ये वाला कोर्स मिल जाए तो मुझसे फ्री में ये वाला कोर्स जो है आप ले लेना। राइट, क्योंकि जो आपके लिए जो प्राइस सेट किया, ये स्पेशली इसलिए किया कि इस प्राइस में जो है आपको अच्छी से अच्छी सर्विसेज में देना चाहता हूं। क्योंकि होता है ना कई बार कि कम प्राइस में आप तो डेमो लो यार, कहीं पर भी लोग डेमो नहीं देते हैं। राइट, मैं तो आपको डेमो देखकर बात करता हूं कि आप डेमो लो, पसंद आए तो लो, वरना फिर कोई बात नहीं, फ्री डेमो है यार। राइट, डेमो देख लेना आप, अगर आपको लेना है तो बाकी फिर आपकी मर्जी। बाकी इसके अलावा सोशियोलॉजी ऑप्शनल जिन भी स्टूडेंट का है, मतलब हाईली रिकमेंडेड ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल का कोर्स आप ले लेना। क्योंकि इस कोर्स के अंदर जो फैकल्टी में लेकर आया हूं, उन्होंने ऑलरेडी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के टॉप 10 के अंदर जो स्टूडेंट्स आए हैं उनको पर्सनली पढ़ाया है। और जीरो से तैयारी करवाई जा रही है सोशियोलॉजी ऑप्शनल में। इंग्लिश हिंदी दोनों में तैयारी करवाई जा रही है। पूरे नोट्स दिए जाएंगे, और सभी जितने भी कोर्स में लेकर आए उसमें आपको पूरे नोट्स प्रॉपर दिए जा रहे हैं, पूरा मटेरियल दिया जा रहा है। मटेरियल के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर आए पढ़ा के चल दिए, मटेरियल भी आपको दिया जा रहा है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोर्स की जो फीस है मात्र 12,000 है। इसके 4 फ्री डेमो क्लासेस हैं, वो चाहे तो आप जो है वो ले सकते हैं मुझसे कांटेक्ट करके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पर इनकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही है। गाइज आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी सिटी को अभी रिसेंटली ग्लोबल ट्री सिटी का दर्जा मिला है। वैश्विक ट्री सिटी का दर्जा, ग्लोबल ट्री सिटी का स्टेटस किस सिटी को मिला है? तो हैदराबाद ध्यान में रखना, प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली हैदराबाद के बारे में ये चीज पूछी जा सकती है। इंडिया की काफी सारी सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था इस ग्रीन कॉन्टेस्ट में, जिसमें से हैदराबाद की जीत हुई है। हैदराबाद जो है वो जीती है और ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर उभर कर आई है। इसका जो टाइटल जो है ये दिया है, यानी कि हैदराबाद को वैश्विक ट्री सिटी का जो दर्जा दिया है वो आर्बर डे फाउंडेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है। और सिटी को जो ये दर्जा मिला है उसके पीछे 5 मैट्रिक्स का इवैल्यूएशन है। मूल्यांकन 5 मानदंडों के आधार पर किया गया है, जिसमें एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेट द रूल्स, नो व्हाट यू हैव, एलोकेट द रिसोर्सेज और सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स। तो ये 5 मैट्रिक्स के आधार पर किया गया है। उत्तरदायित्व निर्धारण, नियम निर्धारण, अपने बारे में जानकारी, संसाधनों का आवंटन और उपलब्धियों की सराहना। तो ये 5 मैट्रिक्स के आधार पर इवैल्यूएट करके हैदराबाद को दुनिया की जो ट्री सिटीज का दर्जा जो है वो उसको मिला है। राइट, वैश्विक ट्री सिटीज का दर्जा, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा। और हैदराबाद को सिलेक्ट किया गया है इसके कमिटमेंट के लिए कि ये अर्बन फॉरेस्ट्री को
ग्रो कर रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ जो है वो अर्बन एरियाज पे लगाए जा रहे हैं हैदराबाद के अंदर। वहां पर वृद्धि भी हमें देखने को मिल रही है, ग्रोथ देखने को मिल रही है, मेंटेन कर रहा है ये ग्रीनरी को अर्बन एरियाज में, हैदराबाद शहरी एरियाज में। तो इसके कमिटमेंट को देखते हुए इसको सेलेक्ट किया गया है। और इस रिकॉग्नाइजेशन के साथ 120 और दूसरी सिटीज है, टोटल 23 कंट्रीज के अंदर, यूएसए, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, उसमें हैदराबाद ज्वाइन हो गई है। तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स हैं जिसकी आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए। अब गाइस डिस्कस करेंगे महाबाहु ब्रह्मपुत्रा इनिशिएटिव के बारे में, इस पहल के बारे में देखेंगे। महाबाहु ब्रह्मपुत्रा पहल जो है वो क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे इस पहल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके सामने, तो आपको हमारी कंट्री का जो पूर्वी हिस्सा है, ईस्टर्न पार्ट है, उसको ध्यान में रखना है। ये जो प्रोग्राम है इसका मेन फोकस ये है कि हमारी कंट्री का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना, क्योंकि हमारी कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में लोगों को बहुत समस्या होती है। अगर उनको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचना होता है तो काफी ज्यादा टाइम जो है वो उनका कंज्यूम होता है, राइट। और साथ ही साथ रोड वगैरह भी ठीक ठाक नहीं है, राइट, यानी कि कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है वहां पर। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, कनेक्टिविटी को बेटर करने के लिए, जैसे कि लोग बाग जो है वो जल्द से जल्द एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंच सके, और नहीं सिर्फ लोग बाग बल्कि जो बेसिक नीड्स का जो सामान होता है, राइट, गुड्स वगैरह जो होते हैं, वो भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जल्दी जल्दी पहुंच सके। इसके लिए ये महाबाहु ब्रह्मपुत्रा इनिशिएटिव हम लोग को, पहल हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इस पहल के अंडर यह भी शामिल किया गया है कि यहां पर ब्रह्मपुत्रा नदी और बराक नदी के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए यहां पर वेरियस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, विभिन्न विकास गतिविधियां भी इस इनिशिएटिव के अंदर शामिल की गई हैं। और महाबाहु ब्रह्मपुत्रा के शुभारंभ के साथ साथ और भी काफी सारे कार्यों की शुरुआत की गई है। तो इसकी बात करें तो जैसे कि रोपैक्स वेसल ऑपरेशन यहां पर शुरू किया गया है। ये रोपैक्स वेसल ऑपरेशन जो है वो है निमाटी मजूली आइलैंड जो है, और उसके अलावा हम लोग को नॉर्थ गुवाहाटी, साउथ गुवाहाटी, और फिर उसके अलावा दुबरी हार्ट सिंगीमारी, राइट। तो इसके बीच में रोपैक्स वेसल ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। रोपैक्स वेसल ऑपरेशन क्या होता है, जैसे कि जो क्रूज होती है ना, आपने क्रूज देखा होगा पानी में, बट वो एक्चुअल में क्रूज नहीं होता, वो स्टीमर टाइप के होते हैं, यानी कि नाव से थोड़ा सा बड़ी कैपेसिटी वाली जो बोट होती है ना, इसमें लोग बैठकर जो है वो जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो रोपैक्स वेसल सर्विसेज होती है। तो ये शुरू की गई है यहां पर, राइट। और साथ ही साथ शिलान्यास हम लोग को इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल का देखने को मिल रहा है जोगी घोपा में, और भी काफी सारी टूरिस्ट जेटीज वगैरह जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर रखी गई हैं, लाई गई हैं। और साथ ही साथ यहां पर डिजिटल सॉल्यूशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी शुरू किया जा रहा है। और जेटीज के बारे में गाइस आप लोग शायद जानते होंगे, जेटीज होती क्या है। अगर नहीं पता एक बार ट्राई करना गूगल पे जेटी को सर्च करने की, तो आपको फोटो वगैरह मिल जाएगी जेटी वाली, राइट, जेटी से रिलेटेड। वो मैं आपको आसान भाषा में थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आपको आइडिया लग जाए। देखो क्या होता है कि जहां से पानी शुरू होता है, ठीक है, क्योंकि जमीन के बाद जहां से पानी शुरू होता है, जहां पर बोट वगैरह खड़ी रहती हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि बोट वगैरह जो है वो अगर उनको मतलब एक साथ खड़ी करना है तो बड़ी दिक्कतें आती है। वो बड़ा जो है वो स्पेस की आवश्यकता होती है, बड़ा लैंड मास किस में चाहिए होता है, विड्थ में चाहिए होता है, राइट। तो उसकी जगह ये क्या करते हैं, जेटीज वगैरह क्रिएट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि एक लंबा सा ये एक एरिया जो है वो बना देते हैं, राइट, एक लंबा सा एरिया बना देते हैं जिसके आजू बाजू जो है वो शिप, बोट वगैरह जो है या स्टीमर वगैरह जो है वो खड़ी हो सकती है, जिससे कि आसानी हो जाती है लोगों को उसको उसमें बैठने में, राइट। क्योंकि कई सारी ऐसी जगह होती है ना कि एक बड़ा स्पेस नहीं है, तो उन लोग क्या करते हैं, एक जेटी जो है वो क्रिएट कर देते हैं जहां पर लोगों को आसानी हो जाए, जहां पर लोग जो है वो डायरेक्टली इस जेटी के थ्रू स्टीमर पर बैठ सकें। तो ये बेसिकली अलग से एक टुकड़ा जो है वो बनाया जाता है पानी के ऊपर, जहां पर लोग जो है वो चल के जाके अपनी बोट पर खड़े हो सके। अरे जैसे कि प्लेन का रनवे होता है ना, प्लेन का रनवे जितना बड़ा होता है, आपके दिमाग में आ गया वो प्लेन का रनवे जो है वो जितना बड़ा होता है, एक अलग से पट्टी जो है बनाई जाती है ना प्लेन के रनवे के लिए, तो वैसे ही एक अलग से पट्टी जो है वो तैयार की जाती है, पानी के ऊपर बनाई जाती है। और ये फ्लोटिंग जेटीज वगैरह भी हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। मतलब आज की डेट में तो फ्लोटिंग जेटीज पर भी काम चल रहा है काफी ज्यादा, तो जैसे कि वो आसानी से जो है वो निकाली जा सके, कहीं और उसको शिफ्ट करना है तो शिफ्ट किया जा सके, रेदर देन वो जो सीमेंट वगैरह से बनाई जाती है ना, जो सीमेंट वगैरह के थ्रू या फिर कंक्रीट के थ्रू जो बनाई जाती है जेटी वगैरह, तो उसके अपोजिट में आजकल तो पानी पे तैरने वाली जेटीज भी हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसको तैयार किया जा रहा है जिससे कि आसानी से उसको इधर उधर ले जाया जा सके, शिफ्ट किया जा सके। तो ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली जो लोग बाग जो चढ़ते हैं स्टीमर वगैरह के ऊपर, बोट वगैरह के ऊपर, तो उनको आसानी हो सके, राइट, चढ़ने वगैरह में। और ये जो है वो मतलब ज्यादा स्पेस जो है वो नहीं घेरती पैरेलल में। तो देखो आपको भी मे भी शायद समझ में ना आए, एक बार उसकी फोटो जरूर देख लेना जेटीज की, तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बताने की, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि फोटो नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आ पाएगा। गाइस अब डिस्कस करेंगे कोविड-19 ह्यूमन चैलेंज ट्रायल के बारे में। तो पहला कोविड-19 ह्यूमन चैलेंज ट्रायल हम लोग को ब्रिटेन में देखने को मिल रहा है। मानव चैलेंज परीक्षण ये पहला हो रहा है ब्रिटेन के अंदर, 1 महीने में ये होने ही वाला है।
और मानव चैलेंज परीक्षण जो है, ये ह्यूमन चैलेंज ट्रायल जो है, ये काफी सारी बीमारियों के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद करता है। काफी सारी बीमारी जो होती है, डिजीजेस वगैरह जो होती हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने में ये ट्रायल काफी मदद करता है, राइट। बट फिर भी इस प्रकार के जो ट्रायल्स होते हैं वो कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं, विवादों में घिरे रहते हैं, और सवाल भी उठते हैं नैतिकता के संबंध में, एथिक्स के संबंध में इसके ऊपर। तो इसी पर ही थोड़ी सी डिटेल में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो उद्देश्य क्या होता है गाइस इस प्रकार के ह्यूमन चैलेंज ट्रायल का, तो इस पर बात करें तो किसी व्यक्ति को संक्रमित करने हेतु आवश्यक वायरस की सबसे कम मात्रा को यह चिन्हित करने में मदद करता है। यानी कि यह आइडेंटिफाई करता है कि किसी व्यक्ति को, जैसे कि कोई भी एक वायरस है, उसकी सबसे कम मात्रा यानी कि काफी कम मात्रा में भी जो वायरस अगर किसी इंडिविजुअल को जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है कि नहीं। जैसे कि कोई एक वायरस है, एक बार तो ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल की बॉडी में थोड़ी मात्रा में वायरस गए तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी, बट एकदम से ज्यादा मात्रा में वायरस चले गए तो उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो कोलैप्स हो जाता है, राइट। तो ये इसी चीज को देखेगा कि एक इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाने में, संक्रमित करने में, इन्फेक्ट करने में कितनी मात्रा में वायरस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, कि कितनी कम मात्रा एक इंडिविजुअल को इन्फेक्ट कर सकती है वायरस की। तो इसके बारे में जानकारी हासिल करने में ये ट्रायल जो है वो मददकारी होगा, ये चीज बताई जा रही है। और SARS-CoV-2 के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया को समझने में डॉक्टरों की भी ये सहायता करेगा, जैसे कि किस प्रकार से इम्यून सिस्टम जो है वो SARS-CoV-2 पर रिएक्ट करता है, तो उसको समझने में डॉक्टरों की मदद करेगा ये, राइट, ये ट्रायल। और इसके अलावा ये काफी सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने वाला है, काफी सारे कारकों के बारे में पहचान करने वाला है, जिससे कि पता लगाया जा सकता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन, एक संक्रमित व्यक्ति किस प्रकार से एनवायरमेंट में वायरस को ट्रांसमिट करते हैं, स्प्रेड करते हैं, और किस प्रकार से जो है वो दूसरे लोगों तक ये वायरस फैलता है। कि एक इंडिविजुअल है, उसको वायरस लगा है, राइट, यानी कि वायरस से वो इंडिविजुअल इन्फेक्ट हुआ है, तो वो इंडिविजुअल किस प्रकार से दूसरों को इन्फेक्ट करता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इसको भी समझने में ये ह्यूमन ट्रायल्स काफी ज्यादा मददकारी होने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। जो ब्रिटेन के अंदर ये ह्यूमन ट्रायल हमें देखने को मिल रहा है। ये ट्रायल गाइस 3 फेजेस में कंडक्ट होगा। पहले फेज के अंदर कुछ ही चंद लोगों को जो है वो रखा जाएगा, उनको ट्रायल वैक्सीन वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। दूसरे फेज के अंदर क्लिनिकल स्टडी को और भी ज्यादा एक्सपेंड किया जाएगा, और भी ज्यादा मात्रा में लोगों को वैक्सीन वगैरह दी जाएगी। स्टडी कंडक्ट होगी कि जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है उनमें किस प्रकार के जो है वो चेंजेस नजर आ रहे हैं, क्या कोई मतलब उस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा वैक्सीन लगने के बाद इंडिविजुअल की बॉडी में, यानी कि उनको कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं हो रहे। फिर फेज 3 के अंदर और भी ज्यादा लोगों को शामिल किया जाएगा, हजारों की संख्या में लोगों को शामिल किया जाएगा। हो सकता है कि इस फेज के अंदर उनको वैक्सीन दे दी जाए या फिर उनको प्लेसिबो दे दिया जाए। सवाल ये होता है प्लेसिबो होता क्या? देखो, प्लेसिबो कुछ नहीं होता। प्लेसिबो में क्या होता है कि इंसान के दिमाग के साथ खेला जाता है। जैसे कि एक बीमार व्यक्ति है, क्योंकि आप लोग ये बात बहुत अच्छे समझते होंगे कि काफी सारी जो बीमारियां होती हैं वो दिमाग से शुरू होती हैं, राइट। जैसे कई सारे लोग हैं वो डर के मारे ही बीमार पड़ जाते हैं, राइट, सोच सोच कर ही बीमार पड़ जाता है। ऐसे बोलते हैं ना कि यार ये सामने वाले व्यक्ति इसको कुछ हुआ नहीं था बट सोच सोच के बीमार पड़ गया ये, राइट। आधी से ज्यादा बीमारी दिमाग से ही उत्पन्न होती है। और जो हमारा जो ब्रेन है ना गाइस, मैं आपको बता रहा हूं, लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल है कि इंसान कुछ भी कर सकता है इस ब्रेन से। यानी कि अगर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करना शुरू कर दो ना, क्योंकि काफी सारे लोग जो होते हैं उनका ब्रेन होने चलाता है, बट जो सक्सेसफुल जो लोग होते हैं ना, वो इस प्रकार का काम करते हैं कि वो अपने ब्रेन को सिखाते हैं, यानी कि वो अपने ब्रेन का मास्टर बनते हैं। तो हमेशा आप अपने ब्रेन का मास्टर बनो, आप अपने ब्रेन को अपना मास्टर मत बनने दो, राइट। इसका अर्थ जो है वो, इसका मीनिंग जो है वो काफी बड़ा है। जैसे कि बोलते हैं ना हम लोग कि यार पढ़ने का मन नहीं लग रहा, पढ़ने का मन नहीं लग रहा, दिमाग बोल रहा है आपका, आप दिमाग को तुरंत बोलो कि कैसे नहीं लग रहा, हम अभी पढ़ेंगे। तू कर रहे, तेरा मन ना करे पढ़ने का, बट मैं तो पढ़ूंगा, ये बात मान के चल। चैलेंज करो अपने ब्रेन को, अपने ब्रेन को बोलो। आपका ब्रेन जब बोलता नहीं कि अरे यार चल यार थोड़ी देर सो जाते हैं, भली नींद नहीं आ रही है बट फिर भी आलसियों की तरह लेटना है, वो कौन बोल रहा है? ब्रेन बोल रहा है, क्योंकि ब्रेन को आसान चीजें पसंद है, ब्रेन को शॉर्टकट मारना पसंद है। ब्रेन बोलता है अरे यार बुक पढ़ने की जगह एक काम करते हैं, कोई ट्यूटोरियल देख लेते हैं, राइट, समरी देख लेते हैं, क्या फालतू बुक पढ़े, पूरी समरी देख लेते हैं 2 पेज की। क्या मतलब 50 पेज की बुक पढ़ने का, 2 पेज की समरी में पूरा काम हो जाएगा। ये ब्रेन आपको बेवकूफ बना रहा है, और इसी बेवकूफी के कारण आप जो है वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ऐसी बेवकूफी मत करना। ब्रेन आपको बोले कि 2 पेज पढ़ लो समरी का, आप बोलोगे नहीं, ये बुक जो है वो कमलाक्ष सर ने बोला है कि ये बुक जो है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के हर एक पेज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो हम हर एक पेज पढ़ेंगे। हमारे ब्रेन जो हमें बेवकूफ बना रहा है, समरी पढ़ने के लिए बोल रहा है, उसको हम लोग चुप कराएंगे और हम जैसा कमलाक्ष सर बोल रहा है वैसा करेंगे।
तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करो, अपने ब्रेन को जो है वो बोलो कि भाई मुझे बेवकूफ बनाना बंद कर। और हाँ, कभी कभी ब्रेन को खुश भी किया करो, ब्रेन को ट्रिक किया करो। आप लोग ब्रेन को बोला करो, अच्छा तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, एक काम कर, मुझे सिर्फ ये 4-5 पन्ने पढ़ने दे, फिर मैं तेरे को 5 मिनट का जो है वो रिलैक्स दूंगा। तू बोल रहा ना चल 5 मिनट के लिए लेटना है, चल अपन 5 मिनट के लिए लेटेंगे, बट पहले ये 5 पेज फिनिश करते हैं। इस तरीके से थोड़ा खेलो, अपने ब्रेन को ट्रेन करो। ब्रेन के काबू में मत हो जाओ, ब्रेन आपको काबू में करता है, आप उसको चुप कराओ। और जिस भी इंसान ने, जो भी सक्सेसफुल इंसान है ना पूरे दुनिया भर में, जिसने भी अपने ब्रेन के ऊपर काबू पा लिया, वो इंसान सक्सेसफुल है, चाहे कोई भी हो। क्योंकि ब्रेन हमेशा आपको आसान चीजें करने के लिए मोटिवेट करता है कि अरे शॉर्टकट मार, क्या मतलब लॉन्ग कट लेने का, शॉर्टकट मार, कभी मत चलना उसके चक्कर में, नहीं तो उलझा देगा। और ऐसे शॉर्टकट के कारण लोगों की टाइम लोगों का खराब होता जा रहा है, निकलता जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए मैंने आपको, इस पर सोचना। ठीक है, तो प्लेसिबो पे थे अपन, और देखो क्या बता दिया मैंने आपको, वो भी आपके लिए काम किया। प्लेसिबो क्या होता है? दिमाग को बेवकूफ बनाने की गोलियां होती है, शुगर कैप्सूल्स होते हैं, लोगों को दे दिया जाता है, बोला जाता है अच्छा बीमार बहुत ज्यादा, अरे सर्दी वर्दी हो रही है, अरे बुखार आ रहा है, ये लो, ये चमत्कारी गोली है, ये खा लोगे तो बुखार तुरंत खत्म हो जाएगा। और चमत्कारी गोली के नाम पर सिर्फ वो मीठी गोलियां दे दी जाती है, लोग खा लेते हैं और उनको लगता है भाई यार हमने तो चमत्कारी गोली खा ली और अब तो हम लोग जो है वो पास हो जाएंगे, या सॉरी बीमारी जो है वो खत्म हो जाएगी। वैसे ही मैं आपको चमत्कारी गोली दे रहा हूं कि आपको डेली अपना टारगेट जो है वो फिनिश करना है। राइट, डेली सुबह उठकर या फिर रात में सोने से पहले टारगेट जो है वो अपना सेट कर लो कि आज के दिन आपको क्या क्या करना है, उस टारगेट को फिनिश कर लो। सिर्फ इतना अगर रोज करते रहोगे ना, एक दिन 100% आईएएस बन जाओगे, या फिर जो भी आपको डिजायर्ड पोस्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगी, कंफर्म है। लिख के ले लो, ये मैं आपको प्लेसिबो तो नहीं दे रहा हूं, बट ये प्लेसिबो भी अगर मान के चलोगे तो ये आपके ब्रेन को ट्रिक कर देगा। तो अपने ब्रेन को ट्रिक करना सीखो, बस मेनली ये चीज सीखे, ये चीज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे की बात करेंगे। देखिए अब ध्यान से सुनना, अब एक्चुअल में डिस्कस करेंगे कि ये ह्यूमन चैलेंज ट्रायल होता क्या है, किस प्रकार से ये कंडक्ट किया जाता है और इसका महत्व क्या हम लोग को देखने को मिलता है। तो देखो सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें वैक्सीन ग्रुप और प्लेसिबो ग्रुप जो है वो तैयार किए जाते हैं। प्लेसिबो ग्रुप क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि वो गोली वगैरह, मीठी गोली वगैरह लोगों को दे दी जाती है, और एक ग्रुप में जो है वो तैयार किया जाता है लोगों को जिनको वैक्सीन दी जाती है। और ह्यूमन चैलेंज है, यानी कि लोगों को बोला जाता है कि लोग आए और आकर वैक्सीन लगवाएं। राइट, यानी कि अपने आप को संक्रमित करें, क्योंकि आप जानते हैं इसकी वैक्सीन के अंदर भी एक्चुअल में वायरस ही होता है कि नहीं? वैक्सीन में वायरस ही होता है, बट वो वायरस जो होता है वो कम मात्रा में वायरस हम लोग को देखने को मिलता है। जितनी भी वैक्सीन होती है उसमें कोई दवाई वगैरह नहीं होती, उसमें एक्चुअली वायरस होता है, और वो वायरस हमारी बॉडी को सिखाता है। राइट, कम मात्रा में होता है एक तो वायरस, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो हो जाए, यानी कि उस वायरस से संक्रमित ना हो जाए, या फिर हमारा इम्यून सिस्टम कोलैप्स ना हो जाए। तो इसलिए कम मात्रा में वायरस बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी आसानी से उस वायरस के ऊपर विजय पा ले, यानी कि वायरस को निपटा दे, मार दे, जिससे कि अगली बार जब एक्चुअल में वायरस उसकी बॉडी के अंदर एंटर होगा, या एक्चुअल में रियलिटी में जब सामने वाला बंदा जो है वो वायरस के कांटेक्ट में आएगा, उसकी बॉडी में जब एक्चुअल वायरस एंटर होगा, तो उसकी बॉडी को पहले से पता लग जाएगा कि यार हमारे साथ एक बार ट्रेनिंग हो चुकी है, हमारे पास पहले कम मात्रा में ये सेम वायरस आया था जिसको हमने निपटा दिया था। तो जो बॉडी जो है वो वायरस को निपटाने के लिए रेडी हो चुकी होगी उस समय तक। तो ये बेसिकली वैक्सीन का हम लोग को देखने को मिलता है कि ये यही प्रोसीजर होती है सिंपल सी वैक्सीन की, कि वैक्सीन के अंदर कम मात्रा में पहले तो बॉडी के अंदर वायरस डाल दिया जाता है, जिससे कि बॉडी जो है वो सीख जाए, ट्रेन हो जाए कि एक्चुअल में जब बाद में वायरस बॉडी के अंदर एंटर होगा तो बॉडी को किस प्रकार से उस वायरस को निपटाना है। राइट, तो ये खेल हम लोग को वैक्सीन का देखने को मिलता है। तो वैक्सीन क्या है, एक्चुअल में वायरस है। तो लोगों को चैलेंज दिया जाता है कि लोग आए, ट्रायल कंडक्ट करें और उनको वैक्सीन वगैरह लगाई जाए, उनकी बॉडी में वायरस छोड़ा जाए और प्लेसिबो उनको दिया जाए। तो इसमें वैक्सीन ग्रुप और प्लेसिबो ग्रुप जो है वो अलग अलग बना दिया जाता है। फिर उसके बाद ऑब्जर्व किया जाता है कि इनकी बॉडी के अंदर किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं। राइट, तो चेंजेस को ऑब्जर्व किया जाता है कि कहीं उनको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, किसी प्रकार का उनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा इसके बाद। तो इस प्रकार से जो है वो चीजों को एनालाइज किया जाता है। और इसमें हम लोग को ऐसे जो ट्रायल्स देखने को मिलते हैं, ये काफी ज्यादा समय बचाते हैं, वैक्सीन बनने के लिए काफी समय बचा लेते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअल में एक इंडिविजुअल को जो है वो वायरस से इन्फेक्ट कर दिया जाता है। तो उससे वायरस की जो है वो क्या स्थिति है, किस प्रकार से वायरस बॉडी के अंदर जो है वो चेंजेस लेकर आ रहा है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में लोगों को सेलेक्ट कर कर जो है वो लोगों के ऊपर वायरस छोड़ दिया जाता है, जिससे कि लोग बाग जो है वो बता सकें कि उनकी बॉडी में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, और साइंटिस्ट रिसर्चर को इससे पता लग सके कि किस प्रकार से
बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं और किस प्रकार से साइंटिस्ट रिसर्चर जो है वो तैयारी कर रहे हैं वैक्सीन की, जिससे कि रोका जा सके वायरस को फैलने से, बढ़ने से, राइट। क्योंकि ये तभी पता लगेगा जब एक्चुअल में उसकी टेस्टिंग होगी प्रॉपर तरीके से। तो इसमें लोगों को जो है वो वायरस से संक्रमित करा के उनको चेक किया जाता है, देखा जाता है, उनकी जांच की जाती है समय समय पर। बोला जाता है कि कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत जो है वो बताएं, जिससे कि एक टीम पहुंचकर चेक करे कि भाई क्या हो रहा है आपकी बॉडी में, किस प्रकार से चेंजेस आ रहा है, जिससे कि एक्चुअल में वैक्सीन को बनाने के लिए काफी मदद मिल सके। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, किसी डिजीज को समझने के लिए डॉक्टर्स की मदद करता है ये ट्रायल, राइट, बीमारी को समझने के लिए। क्योंकि बीमारी कब समझ में आएगी, जब एक्चुअल में कोई इंसान बीमार होगा, वो खुद बताएगा कि हाँ यार वो क्या क्या चीजें फील कर रहा है अपने अंदर, राइट। तो ये भी एक चीज है। इसमें ये भी होता है, हम लोग को ये चीज भी देखने को मिलती है, जैसे कि आप जानते हैं कि एक वैक्सीन को लाइसेंस मिलने में काफी समय मिलता है, यानी कि वैक्सीन पब्लिक तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है। वैक्सीन को पब्लिक तक पहुंचने में कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं उसके बारे में। वैक्सीन के अलग अलग ट्रायल्स होते हैं, जैसे कि इसका फेज 3 का ट्रायल हम लोग को देखने को मिलता है, उसके बाद फिर जो है वैक्सीन लोगों तक पहुंचती है, तो उसमें काफी महीने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि ये बचाने के लिए, ये टाइम पीरियड बचाने के लिए पहले ही लोगों को जो है वो वैक्सीन दे दी जाती है, यानी कि इनिशियल स्टेज जो होता है ना वैक्सीन का, तो वो पहले ही लोगों को दे दिया जाता है, ये बताकर कि इनिशियल स्टेज है, आप इस ट्रायल में शामिल हो, राइट, और आप कंट्रीब्यूट करें कि दूसरे लोगों को एक अच्छी सर्विस मिल सके, एक अच्छी वैक्सीन मिल सके, उसके लिए आप स्वयं से जो है वो कंट्रीब्यूट करें। तो ये चैलेंज होता है, ह्यूमन चैलेंज ट्रायल, राइट, कि ह्यूमंस के ऊपर जो है वो किया जा रहा है, ट्रायल किया जा रहा है, राइट, कि क्या प्रक्रिया ह्यूमंस में देखने को मिल रही है। तो ये चीज इसमें हम लोग को नजर आती है, ये सब चीजें। अब इससे जुड़े हैं एथिकल कंसर्न्स, राइट, इससे जुड़े हैं नैतिकता वाले कंसर्न हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो जो आलोचना इसकी करते हैं, उनका कहना यह है कि इतना डेडली वायरस जानबूझकर लोगों में जो डाला जा रहा है, लोगों की जान जो है वो जानबूझकर रिस्क में डाली जा रही है, ये बिल्कुल गलत है, राइट। इस तरीके की जो तैयारी जो कर रहे हैं साइंटिस्ट रिसर्चर, इस तरीके की स्टडी कर रहे हैं, वो बिल्कुल बेकार है। जैसे कि होता है ना कि कोई भी दवाई वगैरह बनाने से पहले चूहे पर उसका प्रयोग किया जाता है, बट यहां पर एक्चुअल इंसान पर प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए जो इसकी आलोचनाएं करते हैं वो बोलते हैं कि ये बहुत गलत है, लोगों की जान को रिस्क में जानबूझकर डाला जा रहा है, राइट, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, 2016 में भी WHO ने ये चीज को ऑब्जर्व किया था कि इस प्रकार के जो रिसर्च होते हैं उसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट भी हम लोग को देखने को मिल सकता है, राइट। और किस पर्पस में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है कि मेडिसिन की जो फील्ड हम लोग को देखने को मिलती है वो बिल्कुल भी इस प्रकार के हार्मफुल प्रैक्टिस को अलाउ नहीं करती है। तो ये मेडिसिन की फील्ड में या उसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उस पर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि किसी की भी जानबूझकर जान को खतरे में डालना वो तो गलत है ना। तो इस प्रकार की इसकी आलोचना हम लोग को देखने को मिलती है। और इस प्रकार की ट्रायल्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्या क्या हम लोग को चीजें देखने को मिलती है, यानी कि आज की रेट की डिमांड क्या है। तो सबसे पहली चीज तो गाइस, अगर किसी ह्यूमन के ऊपर इस प्रकार की चीज हो रही है, इस प्रकार का ट्रायल हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये कहीं ना कहीं अनएथिकल ही हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि ह्यूमन की जान जो है वो रिस्क में डाली जा रही है। सेकेंडली, ऐसी स्टडीज जो होती हैं वो जो कंडक्ट की जाती हैं वो एथिकल फ्रेमवर्क में कंडक्ट की जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, यानी कि प्रॉपर तरीके से सामने वाले की सहमति होनी चाहिए, राइट। सामने वाला जो ये जानबूझकर अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा है, तो सबसे पहले तो उसकी अच्छे से सहमति ली जाए कि यार वाकई में वो जो है वो खुद की इच्छा से करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वो सहमत है कि नहीं है इस ह्यूमन चैलेंज ट्रायल के लिए। तो वो प्रॉपर तरीके से उसको कंडक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको पूरी जानकारी देना, हर एक चीज के बारे में उसको क्लियरली बताना कि उसकी जान जो है वो रिस्क में भी जा सकती है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन देने के बाद ये ट्रायल कंडक्ट किया जाना चाहिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो ये था गाइस पूरा वो टॉपिक, होपफुली आपको अच्छे से पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे एक्सटेंशन रेबिलियन के बारे में, विलुप्त विद्रोह के बारे में। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं गाइस, ध्यान से सुनना, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस प्रकार के टर्म्स अक्सर आ जाते हैं कि एक्सटेंशन रेबिलियन क्या है, इसको XR के नाम से जाना जाता है, XR, राइट, एक्सटेंशन रेबिलियन, इस प्रकार से इसको रेफर किया जाता है। तो ये एक्सटेंशन रेबिलियन है क्या? तो देखो, अभी आप सभी लोग वाकिफ हैं इस चीज से, टूल किट केस के बारे में अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट ने टूल किट केस के बारे में नहीं समझा है, जिनको कॉन्सेप्ट टूल किट केस से रिलेटेड क्लियर नहीं है, मुश्किल से 3-4 दिन पुराने लेक्चर को आप सुनिएगा, देखिएगा, तो आपको पूरा जो है वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा टूल किट केस से रिलेटेड। तो उस केस में दिशा रवि को अरेस्ट किया था, आप सभी लोग इससे वाकिफ है, जानते हैं इसके बारे में, राइट। इसके अलावा निकिता जेकब को और शांतनु मुलुक को अरेस्ट किया था, और ये वॉलंटियर हैं ग्लोबल एनवायरमेंट मूवमेंट के, राइट। ग्लोबल एनवायरमेंट मूवमेंट की वॉलंटियर है, और यही है ग्लोबल एनवायरमेंट मूवमेंट जिसको एक्सटेंशन रेबिलियन के नाम से जाना जाता है, एक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यूके के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी 31 अक्टूबर 2018 में।
यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के रिस्पॉन्ड में यह विद्रोह सामने आया था। यह विद्रोह का मेनली काम क्या होता है? सिंपल से इसका काम यह होता है कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो कंट्रीज हैं, जो सरकारें हैं पूरे दुनिया भर की, उनको अकाउंटेबल बनाना, कि सरकारें जो है वो क्लाइमेट चेंज को खत्म करने के लिए काम करें, इस एनवायरमेंट की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरमेंट को काम करें, कानून लेकर आए। तो इसके लिए सरकार को रिस्पॉन्सिबल बनाता है ये मूवमेंट, राइट। एक ग्लोबल मूवमेंट हम लोग को एनवायरमेंट का देखने को मिलता है, ग्लोबल एनवायरमेंट मूवमेंट है ये, राइट। एक्सटेंशन रेबेलियन, और आज की डेट में ये ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। यूके से इसकी शुरुआत हुई थी, बाद में जाकर ग्लोबल मूवमेंट बन गया था, और ये एक बेसिकली ये आंदोलन जो है वो विद्रोह करने की मांग करता है, राइट। तो ये चीज इसमें हम लोग को देखने को मिलती है। कहता है लोगों को कि लोग जो है वो बिना किसी अनुमति के खुद व खुद जो है वो ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, इनमें किसी को परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि लोगों को अगर इस ग्रुप का हिस्सा बनना है तो उनको किसी की परमिशन नहीं लेनी है, वो डायरेक्टली इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि इस ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लाइमेट चेंज होने से बचाना, यानी कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना, सरकारों को अकाउंटेबल बनाना, कि सरकार जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए वेरियस एक्शंस लेकर आए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वेरियस एक्शंस लेकर आए। तो इसके लिए किसी की परमिशन नहीं लेने की आवश्यकता होती है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लोग डायरेक्टली इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, बट शर्त सिर्फ इतनी है, इस ग्रुप के जो कोर प्रिंसिपल्स और वैल्यूज हैं उनमें रहकर ही लोगों को जो है वो कार्य करना है। अगर लोग इस ग्रुप की जो वैल्यूज हैं उसके अगेंस्ट काम करते हैं, उसके अगेंस्ट मूवमेंट करते हैं, तो वो लोग इस XR यानी कि एक्सटेंशन रेबेलियन का हिस्सा नहीं होते हैं। अब इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सिंपल से इसके कोर प्रिंसिपल यही है कि नॉन वायलेंट तरीके से एक्शंस लेना, यानी कि मारामारी नहीं करनी, मारपीट नहीं करनी, नॉन वायलेंट तौर पर एक्शन लेना है, सिविल डिसोबीडियंस करना है, मतलब सरकार जो है उनको अकाउंटेबल बनाना है कि सरकार जो है वो क्लाइमेट और इकोलॉजिकल इमरजेंसी के लिए कार्य करे, राइट। तो और ये पूरी चीज जो होनी चाहिए ये बहुत ही सिंपल तरीके से होनी चाहिए। मूवमेंट जो होना चाहिए वो बहुत ही सिंपल तरीके का होना चाहिए, इसमें कोई झगड़ा नहीं, किसी भी प्रकार का वॉलेंट एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी वॉलेंट एक्टिविटी करता है तो उसको इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाया जाता। तो ये इसके कुछ कोर प्रिंसिपल के तौर पर हमें देखने को मिलता है। और ग्रुप की 3 कोर डिमांड्स हैं, राइट, हम लोग को देखने को मिलती है। 3 प्रमुख मांगे इस ग्रुप की, समूह की हम लोग को देखने को मिलती है। ये चाहती है सरकार से कि जो विश्व में समक्ष उपस्थिति जलवायु और पारिस्थितिक आपातकाल का मुकाबला करने के क्रम में, यानी कि in order to confront the climate and ecological emergency that the world is faced with, यानी कि जो पूरे दुनिया भर में, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हमें देखने को मिल रही है, तो क्लाइमेट को, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए सरकारों से सच बताने, तत्काल कार्रवाई करने और राजनीति से परे जाने की मांग करता है। यानी कि ये सरकार से बोलता है कि आप एक्चुअल रिपोर्ट्स दो कि स्थिति जो है वो एट प्रेजेंट क्या है, सच बताओ कि किस प्रकार से काम कर रहे हो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के ऊपर, और अभी के अभी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्य किया जाए, टाला ना जाए इस कार्य को। और बियॉन्ड पॉलिटिक्स जाकर, यानी कि राजनीति में आप देखते हैं कि राजनीति में होता क्या है, एक रूलिंग पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी जो भी पॉलिसी बनाती है, भले कितनी भी अच्छी हो, अपोजिशन पार्टी उस पॉलिसी को नकारती है, राइट। तो इस प्रकार की हम लोग को मुठभेड़ देखने को मिलती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। तो ये एक इशू है। तो कहा कि ये पॉलिटिकल राजनीति से परे हटके इससे ऊपर जाकर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करें। तो ये 3 इसके कोर प्रिंसिपल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, या फिर कोर मांगे, डिमांड हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। प्रिंसिपल नहीं कहेंगे, डिमांड है। प्रिंसिपल में तो ये आ जाता है कि नॉन वायलेंट तरीके से मूवमेंट वगैरह करना है, ठीक है। तो ये चीज है इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, तो ध्यान में रखना। ये वाला जो टॉपिक एक्सटेंशन रेबिलियन का है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के टर्म्स कभी कभी सिविल सर्विसेज उठा लेती है, पूछ लेती है, तो आपको थोड़ा सा जानकारी रखनी है इस पे भी, ठीक है गाइस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अब बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मिशन हम लोग को देखने को मिलता है, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। और आपको बता दें गाइस कि पूरे दुनिया भर में काफी सारी कंट्रीज आज की डेट में हाइड्रोजन को बनाने के ऊपर काम कर रही हैं, फोकस कर रही हैं, क्योंकि हाइड्रोजन टॉप क्लीन फ्यूल के तौर पर हमें देखने को मिलता है। ये अपनी हाई एनर्जी डेंसिटी और वर्सैलिटी के लिए जाना जाता है, अपनी उच्च ऊर्जा क्षमता और बहु उपयोगिता के कारण ये जाना जाता है। और काफी सारी कंट्री जो है वो इसको बनाने के ऊपर काम कर रही हैं, राइट। और क्योंकि आप लोग एक चीज भी आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे दुनिया भर में जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स है उसका जो भंडार है, उसका रिजर्व जो है वो कम होता जा रहा है, राइट। कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल का रिजर्व कम हो रहा है।
क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि उसको बनने में काफी सालों लगते हैं, और जिस प्रकार से हम लोग उपयोग कर रहे हैं, और इवन अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें भी बकायदा मेंशन है कि आज की रेट में जिस दर से, जिस रेट से हम लोग कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग कर रहे हैं पूरे दुनिया भर में, अगर हम लोग पेट्रोलियम की बात करें, राइट, यानी कि ऑयल, क्रूड ऑयल की बात करें, तो पूरे दुनिया भर में मात्र 40 साल से भी कम पीरियड में क्रूड ऑयल जो है वो खत्म हो जाएगा। मतलब कि कहा जा रहा है कि 40 साल से भी कम पीरियड बचा है क्रूड ऑयल का, ये पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है कि पूरे दुनिया भर को पावर के लिए, एनर्जी को जनरेट करने के लिए ऑल्टरनेटिव सोर्स तो ढूंढना है ही है। तो ये एक वजह है कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जो है वो एनर्जी को जनरेट करने के लिए ढूंढे जा रहे हैं। उनमें से एक हाइड्रोजन जो है वो काफी अच्छा बताया जा रहा है, राइट। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, जैसे कि अगर बात करो आप कोयले की या फिर पेट्रोल की बात करो, ऑयल वगैरह की बात करो, तो जब इनको जलाया जाता है तो क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, CO2 का एमिशन इसमें हमें देखने को मिलता है, राइट, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि क्लाइमेट चेंज की स्थिति, क्लाइमेट चेंज का इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नहीं? तो इसीलिए क्लीन फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो है वो फोकस किया जा रहा है पूरे दुनिया भर में कंट्रीज के द्वारा, राइट। और उनमें से एक और काफी अच्छा जो माना जा रहा है वो है हाइड्रोजन। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए, और इसी पर ही अपन थोड़ी सी बात करेंगे कि हमारी सरकार जो है वो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन पर काम कर रही है, और हाइड्रोजन को लेकर सरकार ने पहले भी किस प्रकार के काम किए हैं, या नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन से जुड़े हुए पास्ट में सरकार के क्या काम है, तो उस पर भी थोड़ी सी पहले बात करते हैं। तो देखिए, इस संबंध में किए जा रहे जो प्रयास हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहली चीज तो आपको बता दूं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट 2020-2021 में फॉर्मली अनाउंस किया था नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में, फॉर्मल अनाउंसमेंट दिया था। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने भी डिस्क्लोज किया है एक ड्राफ्ट रेगुलेशन नेशनल हाइड्रोजन मिशन का, जो कि बताया जा रहा है कि इस मंथ के एंड तक जो है वो फाइनलाइज कर दिया जाएगा और यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल के लिए इसको भेज दिया जाएगा। तो ये चीज जो है वो यहां पर बताई जा रही है। और इंडिया के अंदर क्या क्या चुनौतियां हम लोग को इस मिशन से रिलेटेड, चैलेंजेस हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है इस मिशन से रिलेटेड, तो सबसे बड़ी जो चुनौती है गाइज वो पैसों की है। काफी महंगा पड़ रहा है ये हाइड्रोजन को बनाना हमें। कैसे महंगा पड़ रहा है तो उस पर भी बात करें गाइज। तो देखो, ग्रीन और ब्लू हाइड्रोजन जो है उसको निकालना महंगा पड़ रहा है, एक्सट्रैक्ट करना उसको महंगा पड़ रहा है। इवन बताया जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी उपयोग की जा रही है हाइड्रोजन को बनाने के लिए या उसका उपयोग करने के लिए, जैसे कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, तो ये भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी पड़ रही है, क्योंकि ये अपने इनिशियल स्टेज पर है, नेसेंट स्टेज पर है, तो काफी महंगी पड़ रही है। और इवन जब हम लोग प्लांट बनाकर तैयार भी कर देंगे इसका, तो उसके बाद उस प्लांट को मेंटेन करना भी काफी महंगा है। जैसे कि उसमें जो फ्यूल सेल्स वगैरह जो होते हैं ना, तो उसको मेंटेन करना काफी महंगा है, जो कि हम लोग को साउथ कोरिया के अंदर देखने को मिल रहा है। मेंटेनेंस कॉस्ट इसका काफी हाई होता जा रहा है, राइट। और कमर्शियल उपयोग करना भी हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल के तौर पर इंडस्ट्रीज के अंदर, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ऐसी टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है इसके प्रोडक्शन को लेकर, यानी कि इसको बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है, इसको स्टोर करने के लिए कुछ चीजें बनानी है, इसके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी है, राइट। और जो हाइड्रोजन की जो डिमांड जो क्रिएट होती जा रही है, तो उसको मैनेज करना है। तो ये पूरी चीजों में लगेगा पैसा, और पैसा ज्यादा होने के कारण ये एक इंपॉर्टेंट चैलेंज, एक चुनौती भारत के लिए बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है इस मिशन के अंदर, या इस मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। काफी एक्सपेंसिव है ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी वगैरह, राइट। तो उस पर भी ध्यान देते हुए चलना है कि कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर लें, ऐसी टेक्नोलॉजी इनोवेट कर लें जिससे कि हाइड्रोजन का उपयोग करना, प्रोड्यूस करना, उसको स्टोर करना, ये पूरी चीज हम लोग को थोड़ी सी सस्ती पड़े, क्योंकि काफी महंगी है ये। तो ये एक बहुत ही जो मेजर चैलेंज आज की डेट में इंडिया के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो थोड़ी सी बात करेंगे हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में भी। तो कुछ फैक्चुअल डेटाज हैं जो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज तो ये जो हाइड्रोजन का जो फ्यूल है ये काफी हल्का होता है, और ये पीरियोडिक टेबल के अंदर पहला एलिमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से 7th क्लास की एनसीईआरटी जो है, तो उसमें पीरियोडिक टेबल आपको मिल जाएगा, और मे भी शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन, ध्यान में रखना। और सबसे लाइटेस्ट
एलिमेंट ये हमें देखने को मिलता है, राइट। और इसके अगर वेट की बात करें हाइड्रोजन की, तो गाइस आपको बता दूं कि हवा का जितना वेट होता है ना, हवा का जितना वेट, उससे भी हल्का होता है हाइड्रोजन, और इसी वजह से ये एटमॉस्फेयर में ऊपर चला जाता है हल्का होने के कारण, क्योंकि हल्की चीज जो है वो ऊपर की तरफ जाती है ना, राइट। लाइट चीज जो होती है वो ऊपर की तरफ राइज कर जाती है, तो हाइड्रोजन ऊपर चले जाता है एटमॉस्फेयर में। तो इसी कारण से ये काफी मुश्किल से जो है वो अपने प्योर फॉर्म में मिल पाता है, और ना के बराबर ही ये अपने प्योर फॉर्म पे मिल पाता है। यानी कि आप सिंपल हाइड्रोजन को इसको ढूंढना, यानी कि सिंपल हाइड्रोजन को ढूंढना मुश्किल है। हाइड्रोजन अगर आपको मिलेगा भी तो वो किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, और स्पेशली ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ये मिलता है H2O। H2O आप सभी लोग को पता है H2O के बारे में, क्या है H2O? नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। तो आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही लिख दिया इसका जवाब, होपफुली पानी। H2O पानी होता है। तो हाइड्रोजन कहां पर मिलता है? ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है ये पानी बना के मिलता है। तो पानी से इस ऑक्सीजन को हटाकर बनाया जा सकता है हाइड्रोजन को, यानी कि पानी लिया, पानी से ऑक्सीजन को हटाया, फिर जो हाइड्रोजन जो है वो मिल सकता है। तो इस प्रकार का इसकी प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है अगर प्योरेस्ट फॉर्म में अगर हाइड्रोजन चाहिए तो, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो हाइड्रोजन एक नैनोटॉक्सिक, नॉन मेटालिक, ओडरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस और हाईली कंबस्टिबल डायएटॉमिक गैस है। हाईली कंबस्टिबल का मतलब बहुत तेजी से इसमें आग जल जाती है, आग पकड़ लेता है, कंबस्टिबल हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो जीरो एमिशन फ्यूल हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि अगर इसको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए तो इसमें से कोई भी एमिशन नहीं होता, यानी कि एनवायरमेंट के लिए ये बेस्ट माना जाता है अभी तक, राइट। और इसके अलावा इसका उपयोग किया जा सकता है फ्यूल सेल में या फिर इंटरनल कंबशन इंजन में इसका उपयोग किया जा सकता है। स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्शन में भी इसका उपयोग किया गया है, हाइड्रोजन का किया जाता है, राइट। स्पेसक्राफ्ट में, स्पेसक्राफ्ट को ऊपर ले जाने के लिए, स्पेस में ले जाने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। हाईली कंबस्टिबल गैस है ना, ये एकदम से आग पकड़ लेती है। और हाइड्रोजन हम लोग को कहां कहां देखने को मिलता है, तो इसकी अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहली चीज तो गाइस पूरे यूनिवर्स में बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन एलिमेंट हमें देखने को मिलता है। सूरज की बात करें या दूसरे स्टार्स की बात करें तो ये सब जो है वो मेनली हाइड्रोजन से ही बने। आपने पढ़ा होगा प्लैनेट के बारे में कि प्लैनेट वगैरह जो है वो कैसे बने हैं, तो उसमें इनिशियल स्टेज पे हम लोग को स्टार जब बनता है तो इनिशियल स्टेज में हाइड्रोजन से ही ये शुरू होता है बनना, तो हाइड्रोजन का एक मेन रोल होता है इन सबको बनाने के पीछे, राइट। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर्स ने एस्टिमेट लगाया हुआ है कि पूरे यूनिवर्स में जो एटम्स जो मौजूद है उनमें से जो सबसे ज्यादा एटम है, 90% जो एटम्स है वो हाइड्रोजन एटम हमें देखने को मिलते हैं। और हाइड्रोजन एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें काफी ज्यादा कंपाउंड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू दूसरे एलिमेंट्स के मुकाबले, राइट। अन्य तत्व की तुलना में हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा हम लोग को कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, राइट। और पानी की बात करेंगे तो पानी में सबसे ज्यादा हम लोग को हाइड्रोजन देखने को मिलता है, कि धरती के अंदर जो पानी है वहीं पर ही सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, क्योंकि पानी बनता ही H2O से, अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बात करें, यानी कि सिंगल हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो इसका मिलना मुश्किल है, ये अवेलेबल नहीं है धरती में, राइट। और इसको अगर बनाना है तो कैसे बनाया जा सकता है, मैंने आपको बताया कि पानी में से ऑक्सीजन को जो है वो निकाल दिया जाए, राइट। और इवन अगर मैं आपसे बात करूं कि और भी कहां पर हाइड्रोजन मिलता है, तो डेड या लाइव या फॉसिलाइज्ड बायोमास में भी मिलता है, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो होते हैं उनमें भी हाइड्रोजन जो है वो पाया जाता है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इसको स्टोर करने की बात करें गाइस तो हाइड्रोजन जो है वो स्टोर किया जा सकता है फिजिकली गैस या लिक्विड के फॉर्म में। इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं गैस या लिक्विड के फॉर्म में। और स्टोरेज जो हाइड्रोजन का होता है गैस के मामले में, तो उसमें हाई प्रेशर टैंक्स की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर गैस के फॉर्म में अगर हाइड्रोजन को स्टोर करना है तो बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर वाला टैंक जो है वो चाहिए रहेगा इसको स्टोर करने के लिए। और अगर हाइड्रोजन को लिक्विड में स्टोर करना है तो इसके लिए क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाइड्रोजन का, ये एक एटमॉस्फेयर प्रेशर में -252.8 डिग्री सेल्सियस का हमें देखने को मिलता है। कितना होता है? -252.8 डिग्री सेल्सियस का हमें देखने को मिलता है। और हाइड्रोजन को अगर सॉलिड के सरफेस पर स्टोर करना है तो ये एड्सॉर्प्शन के थ्रू होता है, और सॉलिड्स के अंदर स्टोर करना है तो एब्जॉर्प्शन के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। तो एब्जॉर्प्शन का आपको मतलब पता होगा, एब्जॉर्प्शन का मतलब कोई चीज जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके अंदर समा लेती है किसी और चीज को। जैसे कि एक आप फोम समझते हो ना, फोम जिससे गाड़ी धोते हैं, फोम वगैरह होता है ना, एक फोम हमें देखने को मिलता है। जैसे कि गद्दी वगैरह जो होती है वो फोम की, कई बार गद्दी हम लोग को देखने को मिलती है। कई बार बेड भी जो होता है वो फोम का होता है, अंदर पिचक नहीं आता फोम। तो फोम जो होता है उसमें अगर आप
जो है वो पानी डालेंगे तो फोम क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। आप सभी को इसके बारे में पता है। अब एडजॉर्प्शन क्या होता है, ADSORPTION, एडजॉर्प्शन। तो ये क्या होता है, इसमें जो सरफेस होता है, सॉलिड सरफेस, उसके बेसिकली ऊपरी लेयर पर, यानी कि सॉलिड के अंदर नहीं जा रहा, ये सॉलिड एक चीज है, तो उसके अंदर नहीं जा रहा, उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, उसके ऊपर जो है वो चिपक गया है, तो वो होता है एडजॉर्प्शन। तो हाइड्रोजन को स्टोर किया जा सकता है सॉलिड में, एक तो एडजॉर्प्शन के थ्रू, यानी कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो उसको चिपकाया जा सकता है, उसके सरफेस पे चिपकाया जा सकता है, या फिर उसमें एब्जॉर्ब करवाया जा सकता है इसको। तो ये चीज इसकी हम लोग को प्रॉपर्टीज कुछ देखने को मिलती है, जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा गाइस, हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल, इसकी जो क्षमता हम लोग को देखने को मिलती है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने की, उसकी बात करें तो इसमें सिर्फ जो बाय प्रोडक्ट जो निकलता है ना, इसमें जो एमिशन निकलता है, जैसे कि हम लोग जब पेट्रोल को, कोयला को जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन निकलता है, और भी काफी सारी हार्मफुल गैसेस जो है वो एमिट होती है एनवायरमेंट में। तो इसमें जो एमिशन होता है, इसका जो सिर्फ इकलौता बाय प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, वो क्या होता है, पानी, वो वाटर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाता है कंबस्ट करते समय, जलते समय, और फिर वो पानी जो है वो छोड़ देता है, राइट। तो इसका एक लौता जो मतलब जो बाय प्रोडक्ट है, एमिशन जो है वो पानी, वाटर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये चीज है, और इससे ये पूरी तरह से 100% जो फ्यूल है ये क्लीन कहलाता है, यानी कि किसी भी प्रकार से एनवायरमेंट को ये डैमेज नहीं करता, इसलिए ये टॉप क्लीन फ्यूल के तौर पर भी जाना जाता है, राइट। और हाइड्रोजन कंसिडर किया जाता है एज अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पर, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। और इसमें बताया जा रहा है कि अगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल को इलेक्ट्रिक मोटर के साथ हम लोग मिला दें, लगा दें, या फिर उसको फिक्स कर दें, तो ये 2 से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है इंटरनल कंबशन इंजन के मुकाबले, जो कि गैसोलीन पे चलता है, यानी कि पेट्रोल डीजल पे जो इंजन चलते हैं ना, उसके मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा ये बेटर है। और देखो एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से तो ये बेटर है, क्योंकि ये जो है वो एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करता है, राइट। इसमें जो एमिशन जो होता है वो मात्र पानी का हम लोग को देखने को मिलता है, वाटर का हम लोग को देखने को मिलता है। बट दूसरे, जैसे कि पेट्रोल जलता है तो उसमें एमिशन जो होता है वो हार्मफुल गैसेस वगैरह होती हैं, जो एनवायरमेंट को भी पल्यूट करती है, ह्यूमंस की, एनिमल्स की हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाती है, राइट। तो एक तो वो एक फैक्टर अलग है। बाकी अगर पावर के फैक्टर की बात करें स्पेशली, राइट, तो आप ये कह सकते हो कि 3 किलोग्राम गैसोलीन को आप एक जगह पे रख लो, यानी कि एक गाड़ी है उसमें 3 किलोग्राम गैसोलीन डालो आप, और गाड़ी जो है मान लेता हूं मैं 5 किलोमीटर चलेगी, और एक गाड़ी के अंदर आप 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को डाल दो, और सेम ही गाड़ी चलेगी, यानी कि 5 किलोमीटर ही गाड़ी चलेगी। तो कहीं ना कहीं से 1 किलोग्राम जितनी क्षमता हम लोग को हाइड्रोजन की देखने को मिलती है, उतनी 3 किलोग्राम की क्षमता गैसोलीन की होती है, राइट। तो या फिर आप इसका उल्टा कह सकते हो कि गैसोलीन जो है, यानी कि आप 1 किलोग्राम गैसोलीन डालो, उसमें जो क्षमता निकल के आएगी, उसमें जो यानी कि उसकी कैपेसिटी जितनी होगी, उतनी सेम, यानी कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन की 3 गुना ज्यादा कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर हाइड्रोजन ज्यादा अच्छा है, राइट। और इसके अलावा इसका उपयोग जो है वो इंटरनल कंबशन इंजन में भी जो है वो उपयोग में लिया जाता है, यानी कि इनिशियल लेवल पर इंजन को स्टार्ट करने के पर्पस के लिए भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो ये पूरी चीजें हैं गाइज, जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। काफी डिटेल में इस पूरी चीज को अपन ने समझा, जाना। गाइज बस आज के लिए सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स कवर कराए हैं, अगर अच्छे से क्लियर हो गए, दिमाग में बैठ गए, तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। और आपके जो आज के होमवर्क है वो मैं आपको बता देता हूं। क्वाड ग्रुप के बारे में मैंने कई बार आपको पढ़ा चुका हूं, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप के बारे में, इसको आप पढ़ लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि लगातार ये क्वाड ग्रुप का टॉपिक न्यूज में है। और नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए कि कौन सी कंट्रीज क्वाड ग्रुप का हिस्सा है, राइट। नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए। तो क्वाड मेंबर्स जो है उनकी अभी रिसेंटली मीटिंग हम लोग को देखने को मिली है, बताया जा रहा है, और मेंबर्स ने डिस्कस किया है कि जो अभी इशू जो हम लोग को म्यांमार के अंदर देखने को मिल रहा है, आपको पता है कि म्यांमार के अंदर तख्ता पलट हो गया, मिलिट्री रूल हम लोग को वहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में भी काफी डिटेल में अपन ने डिस्कस किया था, म्यांमार कूप के बारे में, राइट। तो उस इशू को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने के लिए मेंबर्स ने डिस्कशन किया कि मतलब कुछ किया जाए कि दोबारा से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार जो है वो म्यांमार के अंदर रिस्टोर हो जाए, यानी कि मिलिट्री रूल वहां से एंड हो जाए। तो इस पर थोड़ी यहां पर बातचीत हुई थी। और डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, इस टॉपिक को भी मैं आपको कवर करा चुका हूं। इस टॉपिक को भी आप पढ़ लो, डीलिमिटेशन, लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की बुक में वैसे तो ये टॉपिक मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ लेना। बाकी ऑनरेबल प्रेसिडेंट की पावर्स जो आर्टिकल 72 के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, क्लीमेसी पावर जो हम लोग देखते हैं, मर्सी पिटीशन वगैरह जिसमें लगाया जाता है, दया देने की जो पावर्स होती हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट की, तो उसको आपको पढ़ना, और साथ ही साथ गवर्नर की पावर भी पढ़िएगा आप। फ्लोर टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कशन करना है, और हमने अभी डिस्कस किया था
कि पुडुचेरी के अंदर किरण बेदी जी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थी उनको हटा दिया गया है। अब तेलंगाना के हम लोग को गवर्नर देखने को मिलते हैं, उनको पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी एडिशनल चार्ज जो है वो सौंपा है, राइट। तो अभी मेरे ख्याल से अभी 2-3 दिन पहले इस टॉपिक को भी अपन ने कवर किया था। तो पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर दिया। तो फ्लोर टेस्ट क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। आप पेपर पर नोट्स बनाइए, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन। मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और पीडीएफ पेड पैकेज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। 100 रुपीज पर मंथ की मात्र फीस में आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ, हैंडआउट नोट्स, वीकली कंपाइलेशन पीडीएफ का रिवीजन के लिए दिया जाता है, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है इस प्रकार के कोर्सेज भी, क्योंकि करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने में आपको टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। पूरी चीज आपको मतलब तैयारी करके दी जाती है कि आप अपना टाइम बस वेस्ट करो, स्मार्टली स्टडी करो। और स्मार्ट स्टडी यही होती है कि आप प्रॉपर नोट्स वगैरह आपको बने हुए मिल रहे हैं, उससे आप पढ़िए, और क्योंकि उससे आपका टाइम बचता है। फालतू आपको रोज रोज जो है वो हैंड रिटन नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरी चीज आपको दे दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज है। और बाकी फेसबुक पर आप मुझसे अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो हासिल कर सकते हैं फेसबुक पर मुझे मैसेज करके, या फिर मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या टेलीग्राम के थ्रू। और चलो फिर अब मिलेंगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।